जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी पीसीएस विद अभ्यर्थी में आप सभी का स्वागत है। तो हमने एमपीजीके की सीरीज स्टार्ट की हुई है जो हम परीक्षा धाम के द्वारा कवर कर रहे हैं। हमने बहुत से टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का ओवरव्यू पढ़ा था, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश का राज्य व्यवस्था तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास एवं साहित्य, कला एवं संस्कृति से संबंधित तथ्य। तो हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश साहित्य, कला एवं संस्कृति से जुड़ी संस्थाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है मध्य प्रदेश कला परिषद। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? तो 1952 में की गई थी। और इसका स्थान कहाँ है? ये भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ है? भोपाल में है। स्थापना 1952 में। फिर साहित्य परिषद, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भी भोपाल में है और स्थापना 1954 में की गई थी, 1954 में। फिर रविंद्र भवन, ये भी भोपाल में है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। तो मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल 1952, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल 1954, रविंद्र भवन भोपाल 1962। ठीक है। फिर है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। हिंदी ग्रंथ अकादमी ये भी भोपाल में है। तो सारे भोपाल में है, जो अलग है उनको बस देखेंगे। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई है? 1969। उर्दू, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976। मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी 1978। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? उज्जैन में की गई है। कहाँ की गई है? उज्जैन में। मध्य प्रदेश कला परिषद 1952, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954, रविंद्र भवन 1962, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976, मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी 1978। ये कहाँ है? उज्जैन में है। फिर है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी 1979, ये भी भोपाल में है। भारत भवन भोपाल 1982 भोपाल में ही है ये भी। मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी 1983 भोपाल, संस्कृत अकादमी 1985 भोपाल। फिर है तुलसी अकादमी 1987 भोपाल, भोजपुरी साहित्य अकादमी 2013 भोपाल, पंजाबी साहित्य अकादमी 2013 भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय 1998 भोपाल। तो सिर्फ एक है मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी, जो कहाँ है? उज्जैन में है। और इसकी स्थापना कब की गई है? 1978 में की गई है। चलिए यहाँ देखते हैं रविंद्र भवन सबसे पहले। तो रविंद्र भवन बनकर तैयार कब हुआ है? 1959 में। और शुभारंभ कब किया गया है? 1962 में। यहाँ विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा कलात्मक क्रियाकलाप होते हैं। तो रविंद्र भवन है कहाँ? भोपाल में। बनकर तैयार हुआ 1959 में और काम करना यानी शुभारंभ कब हुआ? 1962 में। फिर मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल में ही है। स्थापना 1952। परिषद राज्य की संगीत, नृत्य, नाटक और ललित कलाओं की राज्य अकादमी के रूप में कार्यरत है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल 1954। प्रदेश में हिंदी साहित्य के प्रोत्साहन संरक्षण हेतु साहित्य का प्रकाशन, साहित्य सम्मेलन व परिचर्चा आयोजित करना इसका उद्देश्य है। फिर मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये भी भोपाल में है और 1969 में इसकी स्थापना हुई है। उच्च शिक्षा के लिए पाठ्य एवं संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। फिर मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, ये भी भोपाल में है, 1976 में स्थापना हुई है। मध्य प्रदेश में उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन एवं संरक्षण हेतु शैक्षणिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। उर्दू अकादमी द्वारा तलाशे जौहर कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। फिर कालिदास अकादमी, ये कहाँ? उज्जैन में। स्थापना 1978। उद्देश्य है यह संस्था कालिदास तथा संस्कृत की अन्य गौरवपूर्ण कृतियों का विश्व की भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन का कार्य करती है। मध्य प्रदेश के कुछ सरकारी प्रकाशनों में कालिदास अकादमी उज्जैन की स्थापना 1977 दी गई है, जबकि आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी स्थापना 1978 दी गई है। तो 1977-78 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको टिक करिएगा। फिर है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, ये भी भोपाल में है। 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। यह अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में भारतीय शास्त्रीय संगीत के संरक्षण, संवर्धन और विस्तार के लिए कार्य करती है। अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष मैहर में अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन किया जाता है एवं अकादमी गंधर्व समारोह, देवास, चक्रधर समारोह, रायगढ़ का भी आयोजन करती
है। फिर भारत भवन भोपाल में है, स्थापना 13 फरवरी 1982 में की गई है। भारत भवन का उद्देश्य ललित कलाओं को प्रोत्साहित करना है। इसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, वह इसके वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया जी थे। इसके कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। रूपांकर, रंगमंडल, वागर्थ, अनहद, छवि और आकार। रूपांकर जहाँ ललित कला का संग्रहालय है, रंगमंड इसका संबंध रंगमंच से है, वागार्थ कविता का केंद्र है, अनहद शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है, छवि सिनेमा से जुड़ी गतिविधियां और आकार। फिर मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी का है, भोपाल में स्थापना 1983 में की गई है। हिंदी, सिंधी, उर्दू, पंजाबी का एक मंच पर कविता, कहानी पाठ प्रस्तुत इत्यादि करना इसका उद्देश्य है। संस्कृत अकादमी मध्य प्रदेश की कहाँ? भोपाल में 1985 में संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समारोह, संगोष्ठी एवं पुरस्कार वितरण का आयोजन करती है। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी भोपाल में 1987 में स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य तुलसी साहित्य का अन्वेषण, प्रचार प्रसार और संरक्षण करना है। भोजपुरी साहित्य अकादमी भोपाल में है, 2013 में स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भोजपुरी भाषा का विकास करना है। अब यहाँ से बहुत ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जितने भी हमने ये पढ़ा है तो देखिए इनमें क्या क्या है याद करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 6 अंग हैं और इनका क्या काम है, क्या काम करते हैं। ठीक है, भारत भवन की स्थापना कब की गई थी, डेट सहित याद करनी है। ठीक है, और सभी की क्या मेन याद करना है, डेट क्या याद करना है, सन, कौन से सन में स्थापना की गई है। तो मध्य प्रदेश कला परिषद 1952, साहित्य परिषद 1954, रविंद्र भवन 1962, हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 1969, उर्दू अकादमी 1976, कालिदास अकादमी 1977-78, अलाउद्दीन संगीत अकादमी 1979 1979, भारत भवन 1982 13 फरवरी 1982, सिंधी अकादमी 1983, संस्कृत 1985, तुलसी 87, भोजपुरी 2013, पंजाबी साहित्य 2013 और स्वराज संस्थान संचालनालय 1998। अब क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो सृजन पीठ दी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये ऐसे आएंगे, मिलान कौन से मिलान करिए या कौन से सुमेलित है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो निराला सृजन पीठ कहाँ है? भोपाल में। कहाँ पे है? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। मुक्तिबोध सृजन पीठ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जबलपुर। तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट। कहाँ है? तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में। निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। मुक्तिबोध सृजन पीठ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जबलपुर में है और तुलसी शोध संस्थान कहाँ है? चित्रकूट में है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा है कि मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी कहाँ है? भोपाल में है, जबकि कालिदास संस्कृत अकादमी कहाँ है? उज्जैन में। संस्कृत अकादमी 1987 और कालिदास संस्कृत अकादमी 1977-78 में इनकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया? प्रमुख संस्थाएं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह। तो सबसे पहला है तानसेन समारोह। तो तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ग्वालियर। इसमें भी मिलान करने की कि कौन सा सुमेलित है या सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है दिसंबर माह में। महान संगीत सम्राट तानसेन की साधना और समाधि स्थल ग्वालियर में आयोजित होता है। इस समारोह की शुरुआत कब हुई है? फरवरी 1924 में की गई है। इसमें तानसेन पुरस्कार की घोषणा भी की जाती है। ठीक है, फिर है खजुराहो नृत्य समारोह छतरपुर। अंतर्राष्ट्रीय महत्व का 7 दिवसीय समारोह है। इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ होता है? छतरपुर में, खजुराहो में। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का 7 दिवसीय है। कितने दिवसीय है? 7 दिवसीय है और शुरुआत 1975 में की गई थी। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा समारोह है। यहाँ कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम आदि के कलाकार भाग लेते
है। फिर मालवा उत्सव है। मालवा उत्सव सर्वप्रथम 1991 में मनाया गया है। कब मनाया गया था? 1991 में। यह उत्सव इंदौर में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है? इंदौर में। यह भी 7 दिवसीय है। खजुराहो नृत्य समारोह भी 7 दिवसीय है और मालवा उत्सव भी 7 दिवसीय है। इसका उद्देश्य मालवा संस्कृति को बढ़ावा देना है। मालवा उत्सव पहले उज्जैन, मांडू और इंदौर में आयोजित किया जाता था, किंतु वर्तमान में इंदौर शहर में ही आयोजित किया जाता है। ठीक है। फिर है निमाड़ समारोह। ये माहेश्वर में आयोजित किया जाता है। नर्मदा के किनारे देवी अहिल्या घाट महेश्वर पर 3 दिवसीय निमाड़ समारोह आयोजित किया जाता है। कितने दिवसीय है ये? 3 दिवसीय है। कितने दिवसीय? 3 दिवसीय। यह समारोह कब से स्टार्ट हुआ है? 1994 से। कब से हुआ है? 1994 से। इस समारोह में देवी अहिल्याबाई सम्मान प्रदान किया जाता है। लोकरंग समारोह भोपाल में आयोजित किया जाता है। भोपाल में प्रतिवर्ष 26 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो निमाड़ समारोह 3 दिवसीय था। मालवा और खजुराहो समारोह 7 दिवसीय। लोकरंग समारोह 5 दिवसीय है। यह समारोह मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी है। किसके द्वारा? आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा। फिर कालिदास समारोह कहाँ होता है? उज्जैन में। कहाँ होता है? उज्जैन। इस समारोह में संगीत, कला और विशेषकर संस्कृत साहित्य के विद्वान शामिल होते हैं। यह भी 7 दिवसीय है। कालिदास समारोह भी 7 दिवसीय है। समारोह का प्रारंभ 1958 में किया गया था। यहाँ कालिदास पुरस्कार का वितरण भी किया जाता है। मांडूत्सव यह 5 दिवसीय है। मांडूत्सव भी 5 दिवसीय है और यह धार जिले के मांडू में आयोजित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा तुलसी उत्सव रघुनाथ गाथा समारोह। कहाँ होता है? चित्रकूट सतना में। तुलसी उत्सव रघुनाथ गाथा समारोह कहाँ होता है? चित्रकूट सतना। तुलसी अकादमी द्वारा धनतेरस से दीपावली तक चित्रकूट में मंदाकिनी तट पर आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय रामलीला समारोह भोपाल में। कहाँ? राष्ट्रीय रामलीला समारोह भोपाल में। देश के विभिन्न राज्यों की रामलीला मंडलियों की सहभागिता से भोपाल में अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है। फिर अलाउद्दीन खां समारोह मैहर में। अभी पहले सतना जिला में आता था, लेकिन अब मैहर स्वयं एक जिला बन गया है। मैहर अलाउद्दीन खां की साधना स्थली रही है। उनके सम्मान में यहाँ अलाउद्दीन खां समारोह आयोजित होता है। फिर आमिर खां समारोह इंदौर में। संगीत साधक आमिर खां की स्मृति में अलाउद्दीन खां अकादमी द्वारा संगीत और गायन का समारोह आयोजित किया जाता है। फिर है टेपा समारोह। ये भी उज्जैन में आयोजित किया जाता है। यह एक हास्य व्यंग समारोह है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को अखिल भारतीय टेपा समारोह का आयोजन कहाँ होता है? उज्जैन में होता है। तो टेपा समारोह उज्जैन। दुर्लभ वाद्य विनोद समारोह कहाँ होता है? भोपाल में। इसमें प्राचीन से लेकर वर्तमान तक के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में। इस समारोह में हिंदी भाषा के साहित्यकारों द्वारा भाग लिया जाता है। फिर है ध्रुपद समारोह। तो संगीत की ध्रुपद विधा को बढ़ावा देने के लिए यह समारोह आयोजित किया जाता है। यह क्या है? पहले क्या किया जाता था? ग्वालियर में। पहले भोपाल में आयोजित किया जाता था, लेकिन 2021 से यह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। तो ध्रुपद समारोह वर्तमान कहाँ है? कहाँ आयोजित किया जाता है? ग्वालियर में। पहले कहाँ था? भोपाल में। बालकृष्ण नवीन समारोह शाजापुर में 1982 में। 8 दिसंबर को शाजापुर में बालकृष्ण नवीन समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। कब होता है? 8 दिसंबर को। ओरछा उत्सव निवाड़ी में बुंदेलखंड के कलाकारों द्वारा नृत्य और गायन आयोजित किया जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है? दिल्ली में। 1982 से प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य दूसरे राज्यों को मध्य प्रदेश की संस्कृति से अवगत कराना है। तो मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है? दिल्ली में। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर। 1982 में ही कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में जबलपुर में आयोजित होता है। इसमें देश के विभिन्न साहित्यकार, कला विशेषज्ञ भाग लेते है। फिर पद्माकर समारोह सागर मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है। जहां प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा काव्य पाठ और वादन किया जाता है। फिर गमक महोत्सव, ये भी भोपाल में। ठीक है। गमक महोत्सव का आयोजन जनजातीय संग्रहालय और रविंद्र भवन में संयुक्त रूप से किया जाता है। यह 2 दिवसीय महोत्सव होता है। फिर भोजपाल महोत्सव भोपाल में, ठीक है, आयोजित किया जाता है। यह नवंबर से दिसंबर माह में 2015 से निरंतर आयोजित हो रहा है। फिर भोज समारोह धार, यह 2 दिवसीय समारोह धार में आयोजित किया जाता है।
फिर चेथियागिरी बिहार महोत्सव सांची। तो चेथियागिरी बिहार महोत्सव कहाँ होता है? सांची में होता है। यह महोत्सव रायसेन जिले के सांची में आयोजित किया जाता है। चेथियागिरी बिहार महोत्सव में बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायी इसमें शामिल होते हैं। और विंध्य महोत्सव कहाँ होता है? रीवा में होता है। ठीक है, तो जो भी है यहाँ से हम मैप के द्वारा पढ़ेंगे, जो भी, जैसे विंध्य महोत्सव हो गया रीवा में, ठीक है। फिर माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा हो गया। ग्वालियर में कौन सा हो गया? तानसेन हो गया, ठीक है। जबलपुर में कौन सा हो गया? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। फिर यहाँ शाजापुर में बालकृष्ण शर्मा नवीन। इंदौर में कौन सा हो गया? मालवा, ठीक है। खजुराहो में, खजुराहो कहाँ आता है? छतरपुर में, तो खजुराहो महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, ठीक है। फिर महेश्वर में कहाँ? खरगोन, महेश्वर खरगोन। तो यहाँ अहिल्या उत्सव या निमाड़ उत्सव, ठीक है। फिर टेपा समारोह उज्जैन। रामलीला भोपाल। ध्रुपद ग्वालियर। ऐसे करके मैप से आपको बना के लोकेट करके पढ़ना है। मैं शुरू से यही बता रही हूँ इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। इजीली आपको याद हो जाएगा मैप से अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, ठीक है। तो केंद्र सरकार के संग्रहालय पढ़ेंगे, राज्य सरकार के संग्रहालय पढ़ेंगे, जिला संग्रहालय पढ़ेंगे, जनजातीय संग्रहालय पढ़ेंगे और निजी संग्रहालय पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा केंद्र सरकार के संग्रहालय, उसमें है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। तो यह संग्रहालय 21 मार्च 1977 में नई दिल्ली के बहावलपुर हाउस में खोला गया था। कब खोला गया था? 21 मार्च 1977 को। कहाँ? नई दिल्ली के बहावलपुर हाउस में। किंतु दिल्ली में जो पर्याप्त जमीन और स्थान के अभाव में इसे वर्ष 1985 में कहाँ ला गया? भोपाल में। तो वर्तमान में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है, ठीक है। और कहाँ, कब लाया गया है? 1985 में लाया गया है। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत की लोक कला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आधार विकास, मानव सभ्यता के विकास और उद्भव की कहानी प्रस्तुत करना है। फिर है केंद्रीय संग्रहालय। तो यह केंद्रीय संग्रहालय कहाँ है? इंदौर में। कहाँ है? इंदौर। तो केंद्रीय संग्रहालय इंदौर की स्थापना 1923 में होलकर शासन के अंतर्गत नर रत्न मंदिर के नाम से की गई थी। तो पहले ये किस नाम से जाना जाता था? नर रत्न मंदिर के नाम से। कब स्थापना की गई थी? 1923 में। बाद में इसी भवन में केंद्रीय संग्रहालय की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में केंद्रीय संग्रहालय इंदौर यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है। तो केंद्रीय संग्रहालय जो इंदौर में स्थित है वो किन्हें आश्रय देता है? तो यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है। सांची पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? संग्रहालय 1999 में सर जॉन मार्शल द्वारा वर्तमान सांची पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। किसने की है? जॉन मार्शल ने 1919 में। इन्होंने एक ग्रंथ मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची प्रकाशित किया है। तो 3 हो गए। एक हो गया कौन सा? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है। केंद्रीय संग्रहालय कहाँ? इंदौर में। और सांची पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? सांची में। देखते हैं। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल हो गया, केंद्रीय स्तर के हैं, ठीक है। ये पहले स्थापना दिल्ली में 21 मार्च 1977 में की गई थी। और भोपाल कब लाया गया था? ये 1985 में, ठीक है। फिर केंद्रीय संग्रहालय कहाँ है? उज्जैन में, इंदौर में। केंद्रीय संग्रहालय इंदौर, ये पहले नर रत्न मंदिर के रूप में स्थापित था। बाद में यहाँ क्या कर दिया गया है? केंद्रीय संग्रहालय स्थापित कर दिया गया। और सांची पुरातत्व संग्रहालय कहाँ होगा? रायसेन। ये जॉन मार्शल जी ने स्थापित किया था 1919 में। इन्होंने मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची ग्रंथ प्रकाशित किया है, ठीक है। फिर हमारा राज्य सरकार के संग्रहालय, तो मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पहले किस नाम से जाना जाता था? एडवर्ड संग्रहालय के रूप में जाना जाता था। ये है कहाँ? भोपाल में। कहाँ है?
भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। इसे पहले एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। इस संग्रहालय की स्थापना 1909 में किसने की थी? सुल्तान जहां बेगम ने की थी। किसने की थी? सुल्तान जहां बेगम ने, एडवर्ड संग्रहालय के नाम से। ठीक है। राज्य संग्रहालय में मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति का बेहतरीन समावेश है। तो मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय है कहाँ? भोपाल में है। स्थापना किसने की थी? सुल्तान जहां बेगम ने। कब की थी? 1909 में। किस नाम से? एडवर्ड संग्रहालय के नाम से की थी। फिर रामायण कला संग्रहालय कहाँ? ये ओरछा निवाड़ी में आता है। कहाँ आता है? ओरछा निवाड़ी जिले में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 17 अप्रैल 2005, 17 अप्रैल 2005 में की गई थी। रामायण कला संग्रहालय ओरछा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा महाराजा छत्रसाल संग्रहालय। तो महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहाँ है? छतरपुर जिले के दुबेला गांव में है। कहाँ है? दुबेला गांव, छतरपुर। इसका उद्घाटन 12 सितंबर 1955 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो महाराजा छत्रसाल संग्रहालय दुबेला गांव, छतरपुर में है। उद्घाटन 12 सितंबर 1955 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इस संग्रहालय में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड की पुरा सामग्री सुरक्षित है। फिर है नेक्स्ट रानी दुर्गावती संग्रहालय। रानी दुर्गावती संग्रहालय प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। बड़ेला ग्राम, जबलपुर। इस संग्रहालय की स्थापना 1976 में की गई थी। इस संग्रहालय में कलचुरी और गोंड राज्य की पुरा सामग्री सुरक्षित है। तुलसी संग्रहालय। तुलसी संग्रहालय सतना जिले के रामबन में स्थित है। कहाँ स्थित है? तुलसी संग्रहालय सतना जिले के रामबन में स्थित है। तुलसी संस्थान कहाँ है? चित्रकूट में है। ठीक है। इसका पुराना नाम रामबन आश्रम है। इसमें भरहुत स्तूप, गुप्तकालीन व जैन धर्म से संबंधित पुरातात्विक सामग्रियों का संरक्षण किया गया है। फिर है गुजरी महल संग्रहालय। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। इस महल का निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने गुर्जर रानी के लिए, मृगनयनी के लिए बनवाया था। वर्तमान में यह गुजरी मृगनयनी महल संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इंडियन मोनालिसा के नाम से मशहूर साल भंजिमा की प्रतिमा यहाँ रखी हुई है। मैप में देखते हैं मध्य प्रदेश के संग्रहालय, राज्य संग्रहालय। तो पहला है मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय। राज्य संग्रहालय कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल में है। स्थापना कब की गई थी? 1909 में सुल्तान जहां बेगम के द्वारा एडवर्ड संग्रहालय के नाम से की थी। फिर है रामायण कला संग्रहालय ओरछा निवाड़ी में है। 17 अप्रैल 2005, 17 अप्रैल 2005। ठीक है। फिर नेक्स्ट है महाराजा छत्रसाल संग्रहालय दुबेला, छतरपुर में है। ये दुबेला, छतरपुर में 12 सितंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ है? जबलपुर। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर। फिर तुलसी संग्रहालय कहाँ है? रामबन, सतना। रामबन, सतना। फिर गुजरी महल संग्रहालय कहाँ है? ग्वालियर। गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर। ऐसे मैप से याद करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे जिला संग्रहालय। तो जहांगीर महल संग्रहालय कहाँ है? निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित है। जहांगीर महल संग्रहालय निवाड़ी जिले के ओरछा में। इसमें पाषाण प्रतिमाओं, सती स्तंभों, शिलालेखों का संग्रह किया गया है। तो जहांगीर महल संग्रहालय जो निवाड़ी जिले में स्थित है, जहाँ पाषाण प्रतिमाओं, सती स्तंभों, शिलालेखों का संग्रह किया गया है। फिर है यशोवर्मन संग्रहालय, यह मंदसौर में स्थित है। इसमें शैव, वैष्णव, दैवी जैन संप्रदाय से संबंधित प्रतिमाओं का संग्रह किया गया है। तो यशोवर्मन संग्रहालय कहाँ है? मंदसौर में। और जहांगीर महल संग्रहालय कहाँ है? निवाड़ी में है। ठीक है। नेक्स्ट है रीवा महाराजा संग्रहालय। तो यह संग्रहालय कहाँ है? रीवा में स्थित है। कहाँ है? रीवा में। अन्य नाम इसका क्या है? वेंकट भवन है। इसमें बघेल वंश से संबंधित पूरा सामग्री का संग्रह है। फिर बघेल संग्रहालय कहाँ है? उमरिया जिले के बांधवगढ़ में स्थित है। बघेल संग्रहालय में रीवा रियासत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें रीवा महाराजा से जुड़ी चीजों को सुरक्षित रखा गया है। इसे पहली शाही महल के नाम से भी जाना जाता था। फिर है देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय। तो ये कहाँ होगा? महेश्वर, खरगोन में होगा। देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर में अहिल्या घाट का निर्माण कराया था, जहां निर्माण उत्सव का आयोजन किया जाता है। कितने दिवसीय है वो? 3 दिवसीय है। फिर है जनजाति संग्रहालय। तो मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय
कहाँ है? भोपाल में है। स्थापना कब की गई है? 6 जून 2013। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में है। स्थापना 6 जून 2013। यह संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है? मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा। फिर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, ये छिंदवाड़ा जिले में है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी ट्राइबल म्यूजियम के रूप में। फिर 1997 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। इस संग्रहालय में भारिया जनजाति से संबंधित संपूर्ण विवरण देखने को मिलते हैं। आदिवर्त संग्रहालय आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? छतरपुर में है। आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित है। ये हो गए हमारे जनजातीय संग्रहालय। कितने हैं? 3। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय 6 जून 2013 भोपाल, ठीक है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय 1954 में म्यूजियम के रूप में छिंदवाड़ा में की गई थी। 1997 में नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। भारिया जनजाति से संबंधित संपूर्ण विवरण देखने को मिलता है। और आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? खजुराहो में, छतरपुर जिले में जो आता है। फिर है निजी संग्रहालय। तो श्री नटनागर शोध संस्थान कहाँ है? मंदसौर जिले के सीतामऊ में स्थित है। नटनागर शोध संस्थान कहाँ है? मंदसौर जिले के सीतामऊ में। यहाँ डॉक्टर रघुवीर ग्रंथागार संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 16 जनवरी 1975 को हुई। तो नटनागर शोध संस्थान जिसका अन्य नाम क्या है? डॉक्टर रघुवीर ग्रंथागार संग्रहालय, मंदसौर जिले के सीतामऊ में है और स्थापना 16 जनवरी 1975 को की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय। 1874 में जयाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर में जय विलास महल का निर्माण करवाया था। जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय 1874 में इसका निर्माण किसने करवाया था? जयाजीराव सिंधिया। किसने करवाया था? जयाजीराव सिंधिया ने। जय विलास महल के रूप में। ये कहाँ है? ग्वालियर में है। इस महल का आधा भाग जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। टोटल 400 कमरे हैं, जिसमें 40 कमरे अभी म्यूजियम के तौर पर रखे गए हैं। बाकी महल को सिंधिया निवास के नाम से जाना जाता है। जय विलास महल जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय के वास्तुकार कौन थे? माइकल फिरोज। कौन थे? माइकल फिरोज। फिर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम, यह कला और संस्कृति रीवा में है। ठीक है। ये जून 2018 में स्थापित किया गया था। फिल्मी दुनिया के 100 मैन कहे जाने वाले अभिनेता राज कपूर का विवाह 1946 में रीवा की कृष्णा मल्होत्रा से हुआ था। फिर है अन्य संग्रहालय, राजा मृगेंद्र सिंह संग्रहालय। ये कहाँ है? शहडोल में। मृगेंद्र सिंह संग्रहालय कहाँ है? शहडोल। तुलसी शोध संस्थान नया गांव चित्रकूट। गोविंद पैलेस रीवा। गोविंद पैलेस रीवा। श्री राजमहल मढ़वैया निजी संग्रहालय जबलपुर। सीतामऊ तो मंदसौर में है। डॉक्टर रघुवीर ग्रंथागार कुंडेश्वर टीकमगढ़। त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन। फिर से रिवाइज करते हैं इसको। राजा मृगेंद्र सिंह संग्रहालय शहडोल। तुलसी शोध संस्थान नया गांव चित्रकूट। गोविंद पैलेस संग्रहालय रीवा। राजमहल मढ़वैया निजी संग्रहालय जबलपुर। महाराजा सीतामऊ निजी संग्रहालय कहाँ है? मंदसौर। कुंडेश्वर संग्रहालय टीकमगढ़। त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन। माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय भोपाल। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल। खरातकुला संग्रहालय भिंड। आशापुरी संग्रहालय कहाँ है? रायसेन में है। आशापुरी परमार वंश के समय परमार स्थापत्य और कला का एक बड़ा केंद्र रहा है। गंधर्वपुरी संग्रहालय कहाँ है? देवास में। कहाँ है? देवास। तो हमारा संग्रहालय का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहाँ होता है? उज्जैन जिले में होता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ आयोजित होते हैं? उज्जैन जिले में। और न्यूनतम मेले कहाँ आयोजित होते हैं? होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिले में आयोजित होते हैं। ठीक है। अब पहला है हमारा सिंहस्थ मेला। प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन क्षिप्रा नदी के तट पर किया जाता है। कौन सी नदी के तट पर किया जाता है? क्षिप्रा नदी के तट पर। सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में होता है। सिंह राशि में बृहस्पति व मेष राशि में सूर्य। आगामी सिंहस्थ महाकुंभ उज्जैन का आयोजन कब किया जाएगा? 2028 में किया जाएगा। गोटमार मेला पांढुर्णा जिले में, ठीक है, होता है। ये पांढुर्णा जिले और सावरगांव के मध्य आयोजित होता है। यह मेला जाम नदी पर भाद्र मास में पोला उत्सव पर आयोजित होता है। तो गोटमार मेला कहाँ आयोजित होता है? पांढुर्णा जिले में।
कौन सी नदी के किनारे? जाम नदी के किनारे। और कौन से मास में? भाद्र मास में। इसमें दोनों गांव के लोग सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे पर क्या करते हैं? पथराव करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा गरीबनाथ का मेला। गरीबनाथ का मेला कहाँ? अवंतीपुर, साजापुर, बड़ोदिया, साजापुर में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है? अवंतीपुर, बड़ोदिया, साजापुर। कौन सी नदी के तट पर? नेवज नदी के तट पर। यह मेला रंग पंचमी पर 15 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। कौन सी पंचमी पर? रंग पंचमी पर 15 दिनों के लिए। ठीक है। बाबा गरीबनाथ गुसाई संप्रदाय से थे। नेक्स्ट है हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया मेले का आयोजन हीरामन बाबा की याद में गुना ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? गुना ग्वालियर। यह मेला प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर भाद्र मास की 14 में आयोजित किया जाता है। व्यापारिक मेला ग्वालियर में लगने वाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। इसकी शुरुआत कब की गई? 1905 में ग्वालियर के तत्कालीन राजा महाराज माधवराव सिंधिया ने की थी। फिर है सिंगा जी का मेला। यह मेला खंडवा जिले के पिपल्या छालपी खुर्द गांव में आयोजित किया जाता है। यह मेला शरद पूर्णिमा के अवसर पर 7 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। सिंगा जी पशुओं की बीमारियों को ठीक करते थे, इसलिए इस मेले में विशेषकर पशुपालक शामिल होते हैं। यहाँ पे ये कंफ्यूजन पॉइंट है कि इंदिरा सागर डैम से बनने से पहले सिंगा जी का मेला पिपल्या में लगता था, परंतु वर्तमान समय में डूब क्षेत्र के कारण यह मेला छालपी खुर्द गांव में लगता है। फिर कालूजी महाराज का मेला। तो कालूजी महाराज का मेला, ये कौन थे? सिंगा जी के शिष्य थे। इनके मेले का आयोजन पिपल्या खुर्द खरगोन में किया जाता है। इनका मेला दिसंबर जनवरी माह में 30 दिन के लिए होता है। महामृत्युंजय मेला रीवा जिले में, इसका आयोजन बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर होता है। यह 5 दिनों तक लगता है। फिर बरमान का मेला, तो यह गाड़रवारा नरसिंहपुर में नर्मदा नदी के किनारे लगता है। मकर संक्रांति के अवसर पर इस मेले का आयोजन 13 दिन के लिए किया जाता है। कितने दिन के लिए किया जाता है? 13 दिन के लिए। फिर है जल बिहारी का मेला। तो यह छतरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन दशहरा से दीपावली तक होता है। जल बिहारी का एक अन्य मेला नवंबर माह में 7 दिन के लिए हरपालपुर में भी लगता है। बाबा साहबुद्दीन औलिया का मेला कहाँ लगता है? नीमच जिले में लगता है। यह 4 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं जो टेबल कंटेंट इनमें दी हुई थी। तो सबसे पहले हमारा कितने दिन के लिए लगता है, कहाँ लगता है? तो साहबुद्दीन औलिया नीमच में लगता है 4 दिन के लिए। सिंगा जी का मेला खंडवा, पिपल्या खुर्द या छालपी खुर्द 7 दिन के लिए। त्रिवेणी मेला रतलाम 11 दिन के लिए, जबकि त्रिवेणी संग्रहालय कहाँ था? उज्जैन में, याद रखिएगा। बरमान का मेला नरसिंहपुर 13 दिन के लिए। गरीबनाथ साजापुर, अवंतीपुर, भड़ोदिया, साजापुर 15 दिन के लिए। धमोनी उर्स सागर 15 दिन। सनकुआ का मेला दतिया 15 दिन। मठ घोगरा सिवनी 15 दिन। पशुपतनाथ मेला मंदसौर 20 दिन। बलदाऊ जी का मेला पन्ना 21 दिन। और कालू जी महाराज खरगोन 30 दिन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कौन से माह में आयोजित किए जाते हैं? तो जल बिहारी का मेला अक्टूबर नवंबर में। सिंगा जी का मेला शरद पूर्णिमा। वरमान मेला मकर संक्रांति। नागा जी का मेला नवंबर दिसंबर। हीरा भूमिया और पीर विधान अगस्त सितंबर। और कालो जी महाराज दिसंबर और जनवरी। नदियां कौन से नदी के किनारे हैं? गोटमार मेला जाम नदी छिंदवाड़ा पंढुर्ना जिले में अब आता है। रामपायली मेला चंदन नदी बालाघाट। गरीबनाथ मेला नेवज नदी साजापुर। बनमान मेला नर्मदा नदी नरसिंहपुर। उल्दन मेला धशान नदी सागर। बालाजी का मेला ताप्ती नदी बुरहानपुर। रतनगढ़ का मेला सिंध नदी दतिया। नेक्स्ट है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, मैप से है। जैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे सिंहस्थ मेला कहाँ हो गया? सिंहस्थ मेला कहाँ हो गया? उज्जैन में क्षिप्रा नदी के पर। फिर कौन सा है? गरीबनाथ का मेला अवंतीपुर बड़ोदिया साजापुर में। ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया गाड़रवारा नरसिंहपुर में बरमान का मेला। फिर है खंडवा में सिंगा जी का मेला। फिर यहाँ पे खरगोन में कालू जी महाराज का मेला। पंढुर्ना में गोटमार मेला।
ठीक है, तो ऐसे करके रीवा में हो गया महाशिवरात्रि का महाशिवरात्रि का जो मेला लगता है, महामृत्युंजय। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेले, ऐसे मैप में याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा फिर ये टेबल कंटेंट। तो मध्य भारत मतलब चंबल क्षेत्र के जो मेले हैं, तो नागा जी का मेला हो गया पोरसा मुरैना। नागा जी का मेला कहाँ लगता है? पोरसा मुरैना में। अगहन मास नवंबर और दिसंबर में आयोजित होता है, जिसमें जानवर बेचे जाते हैं। तो नागा जी का मेला पोरसा मुरैना। फिर है पीर बुधान मेला साबरा क्षेत्र शिवपुरी, भाद्र मास अगस्त सितंबर में आयोजित होता है। ठीक है, पीर बुधान मेला शिवपुरी में सावरा क्षेत्र में। हीरा भूमिया मेला गुना और ग्वालियर में अगस्त सितंबर में आयोजित होता है। शहाबुद्दीन औलिया नीमच फरवरी में 4 दिन हेतु आयोजित होता है। सिद्धेश्वर बाणगंगा शिवपुरी शिवरात्रि पर आयोजित होता है। पशुपतिनाथ मंदसौर कार्तिक मास में 20 दिन के लिए आयोजित होते हैं। तो कैसे? नागा जी पोरसा मुरैना, पीर बुधान सावरा शिवपुरी, हीरा भूमिया ग्वालियर, शहाबुद्दीन औलिया नीमच, सिद्धेश्वर बाणगंगा शिवपुरी, पशुपतिनाथ मंदसौर। फिर मालवा पठार के मेले हो गए, तो त्रिवेणी मेला कहाँ है हमारा? रतलाम में। पौष दिसंबर माह में 11 दिन हेतु आयोजित किया जाता है। फिर गरीबनाथ अवंतीपुर बड़ौदिया शाजापुर में है। चैत्र मास अप्रैल में रंग पंचमी के अवसर पर नेवज नदी के तट पर 15 दिन हेतु आयोजित होता है। तेजा जी का मेला भमावत गुना फरवरी माह में आयोजित होता है। चामुंडा देवी देवास में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो त्रिवेणी रतलाम, गरीबनाथ अवंतीपुर बड़ौदिया शाजापुर, तेजा जी का मेला भमावत गुना और चामुंडा देवी देवास। ठीक है, तेजा जी और नागा जी में अंतर करेगा। तेजा जी भमावत गुना में है और नागा जी पोरसाग्राम मुरैना में है। ठीक है, निमाड़ अंचल के मेले हो गए। सिंगा जी का मेला कहाँ है? निमाड़ का कबीर बोला जाता है, जिन्हें पिपल्या या छालपी खुर्द खंडवा शरद पूर्णिमा के अवसर पर 7 दिन हेतु आयोजित होता है। फिर कालू जी महाराज पिपल्या खुर्द खरगोन दिसंबर जनवरी में 30 दिन हेतु आयोजित होता है। शहीद का मेला सनावत खरगोन, बालाजी का मेला बुरहानपुर, नवग्रह मेला खरगोन मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। संत बुखारदास मेला खंडवा जिले में बुखारदास बाबा मंदिर समाधि स्थल छनेरा नया हरसूद में आयोजित होता है। ठीक है, फिर सतपुड़ा क्षेत्र के मेले कौन कौन से हो गए? तो गोटमार मेला पांढुर्णा जिले में, अब अलग जिला बन गया है, जाम नदी किनारे आयोजित होता है। मठार देव सारणी, ये कहाँ है? बैतूल जिले में है। कौन से जिले में है? बैतूल जिले में। मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। कान्हा बाबा सुदालपुर हरदा जिले में। बांद्रभान का मेला नर्मदापुरम में, नर्मदा और तवा नदी के संगम पर। बरमान मेला गाडरवारा नरसिंहपुर मकर संक्रांति के अवसर पर। ठीक है, फिर शंकरवन कहाँ होता है? छिंदवाड़ा, शंकरवन मेला छिंदवाड़ा मकर संक्रांति पर ही। मठ घोगरा सिवनी के भैरोथन में शिवरात्रि पर 15 दिन हेतु। रामपायली बालाघाट चंदन नदी के किनारे। रामजी बाबा नर्मदापुरम फरवरी माह में आयोजित होता है। फिर है बुंदेलखंड के मेले। फिर है ये तो बलदाऊ जी का मेला कहाँ है? पन्ना में। बलदाऊ जी का मेला पन्ना 21 दिन के लिए आयोजित होता है। शरद समैया पन्ना, महाराज छत्रसाल के गुरु और प्रणामी संप्रदाय के प्रणेता स्वामी प्राणनाथ की स्मृति में शरद पूर्णिमा पर आयोजित होता है शरद समैया। ठीक है, पन्ना में। जल बिहारी छतरपुर दशहरा से दीपावली तक में आयोजित होता है। जोगेश्वरी देवी चंदेरी चैत्र में मास में। ठीक है, चामुंडा देवी देवास में था और जागेश्वरी देवी चंदेरी में है। सनकुआ का मेला दतिया कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 15 दिन हेतु आयोजित होता है। रतनगढ़ का मेला भी दतिया में शरद पूर्णिमा के अवसर पर। रामलीला दतिया के भांडेर में जनवरी फरवरी माह में आयोजित होता है। धमोनी उर्स सागर बाबा मस्तान शाही की समाधि है यहाँ पे, अप्रैल मई में 15 दिन के लिए आयोजित होता है। करीला माता अशोकनगर में, करीला माता कहाँ? अशोकनगर में। फिर है उल्दन का मेला सागर, उल्दन मेला सागर, यह मेला धसान और आंडेर नदी के संगम पर मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। बुंदेली मेला दमोह फरवरी में 7 दिवस के लिए आयोजित होता है। बुंदेली मेला दमोह में फरवरी में आयोजित होता है 7 दिवस के लिए। नानचांद का मेला बगवार ग्राम पन्ना, नांदचांद मेला बगवार ग्राम पन्ना मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। रहस्य मेला गढ़ाकोटा सागर फरवरी में बसंत पंचमी पर 1 माह तक आयोजित 1785 में मर्दान सिंह राजा ने प्रारंभ किया था। बनेनी घाट मेला राहतगढ़ सागर कार्तिक पूर्णिमा पर बीना नदी के किनारे। भापेल का मेला भापेल सागर, भापेल के महादेव मंदिर या फूलनाथ मंदिर पर दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा
पूर्णिमा पर आयोजित होता है। मऊ सहनिया छतरपुर जिला मकर संक्रांति पर 5 दिन तक जगत सागर तालाब पर आयोजित है। फिर कुआंताल पन्ना नवरात्रि के समय पर आयोजित कांगली देवी मंदिर पर। अंबार माता छतरपुर बैसाख महीने में। कलेही देवी पन्ना। लक्ष्मण कुटी दमोह जिले में। बड़े बाबा का मेला कुंडलपुर दमोह। ठीक है, एक बार जिले देख लेते हैं, जिले से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बलदाऊ जी का मेला पन्ना। सरस समैया पन्ना। जल बिहारी छतरपुर। जागेश्वरी देवी चंदेरी। सनकुआ दतिया। रतनगढ़ दतिया। रामलीला दतिया। धमोनी उर्स सागर। करीला माता अशोकनगर। उल्दन का मेला सागर। बुंदेली मेला दमोह। नाच चांद का मेला बगवार ग्राम पन्ना। रहस मेला गाढ़ा कोटा सागर। फिर बनेनी घाट राहतगढ़ सागर। फिर भापेल मेला भापेल सागर। महू सहनिया छतरपुर जिला। कुआंताल पन्ना। अबार माता छतरपुर। कलेही देवी पन्ना। लक्ष्मण कुटी दमोह। बड़े बाबा कुंडलपुर दमोह। फिर बघेलखंड के मेले हैं तो महामृत्युंजय का मेला रीवा जिले में शिवरात्रि और बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित होता है। गधों का मेला सतना मुगल शासक औरंगजेब काल से यह मेला आयोजित हो रहा है। चंडी देवी सीधी घोघरा में मार्च अप्रैल में आयोजित होता है। केवटी का मेला केवटी रीवा में मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। बाणगंगा का मेला विराटनगर शहडोल। इस मेले की शुरुआत रीवा के महाराज गुलाब सिंह ने 1895 में की थी। फिर बाबा गरीबनाथ का मेला अवंतीपुर बड़ौदिया जिला शाजापुर में आयोजित होता है। स्थानीय निवासी सोनू अजनोदिया अवंतीपुर बड़ौदिया जिला शाजापुर ने बताया कि बाबा गरीबनाथ का मेला नेवज नदी किनारे अवंतीपुर बड़ौदिया जिला शाजापुर में रंग पंचमी के अवसर पर 15 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। बाबा गरीबनाथ गुसाई संप्रदाय से संबंधित थे। तो मेले भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मेलों से क्वेश्चन बनता है, चाहे एमपीपीएससी है अदर कोई एमपी के एग्जाम होते हैं उनमें बनता है, उसको अच्छे से याद करेंगे। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार एवं पर्व के बारे में पढ़ते हैं। तो भगोरिया उत्सव भील जनजाति का है। तो मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर होली के समय 7 दिन के लिए यह उत्सव आयोजित किया जाता है। मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर होली के समय 7 दिन के लिए भगोरिया उत्सव आयोजित किया जाता है। इसके क्रमशः 3 चरण है। कितने चरण है? 3। गुलालिया, गोल गधेड़ो एवं उजाड़िया। यह मध्य प्रदेश में झाबुआ और अलीराजपुर में धूमधाम से मनाया जाता है। कौन से जिलों में? झाबुआ और अलीराजपुर में। फिर गणगौर उत्सव है, ये निमाड़ क्षेत्र में महिलाओं का पर्व है। वर्ष में 2 बार चैत और भाद्र मास में मनाया जाता है। यह पर्व शिव पार्वती की आराधना पर आधारित है। किनकी आराधना पर आधारित है? शिव पार्वती। कितने दिवस के लिए? 9 दिनों तक मनाया जाता है गणगौर उत्सव। फिर गोवर्धन पूजा, दीपावली से भाई दूज तक गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। यह गोवर्धन पर्वत और गौधन से संबंधित है। यह संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। फिर नवन्ना पर्व है, यह बुंदेलखंड में मनाया जाता है नई फसल के आगमन पर। ठीक है, इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। तो नवन्ना पर नई फसल के आने पर मनाया जाता है और इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। मड़ई उत्सव, यह दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की मनाया जाता है। यह उत्सव दिवाली के दूसरे दिन से पूर्णिमा तक अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। इस उत्सव में मोर के पंख के ढाल की पूजा की जाती है। तो किस उत्सव में मोर के पंख के ढाल की पूजा की जाती है? तो मड़ई उत्सव में। ठीक है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। फिर मेघनाथ उत्सव हो गया, तो ये गोंड और कोरकू जनजाति तथा द्वारा दक्षिणी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। किनके द्वारा? गोंड और कोरकू जनजाति द्वारा दक्षिणी मध्य प्रदेश में। यह उत्सव होली के एक दिन बाद से अलग अलग स्थानों से प्रारंभ होता है और इसे झंडा मेला या उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो मेघनाथ उत्सव को झंडा मेला या उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। फिर खिचड़ी उत्सव हो गया, यह उत्सव दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। यह सामान्यतः मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में भारिया, गोंड और कोरकू आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। खिचड़ी उत्सव दिवाली के एक दिन बाद कौन से मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में भारिया, गोंड और कोरकू आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, इस उत्सव में गाय और बैल आदि को सजाकर खिचड़ी खिलाई जाती है। ठीक है, फिर रतौना पर्व है, तो ये दक्षिणी पूर्व मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। तो रतौना पर्व कौन सी जनजाति का पर्व है? बैगा जनजाति का। और इस पर्व में मधुमक्खी की पूजा की जाती है। तो रतौना पर्व में मधुमक्खी की पूजा की जाती है और मड़ई पर्व में मोर के पंख के ढाल की पूजा की जाती है। फिर गोल गधेड़े उत्सव हो गया, तो गोल गधेड़े उत्सव निमाड़ और मालवा क्षेत्र में भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। भगोरिया का ही भाग है।
होली के समय मनाया जाता है। चैत्र पुणे, चैत्र पूर्णिमा को बुंदेलखंड में चैती पुणे या मटकी पूजा के नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन 5 या 7 मटकियों को चूना या खरिया से रगा जाता है और देवी की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। हिंगोटमार, इंदौर के जिले के गौतमपुरा में दिवाली के दूसरे दिन हिंगोटमार युद्ध का आयोजन होता है। हिंगोट में 2 दल कलगी और कुतुर्रा भाग लेते हैं। हिंगोटमार युद्ध के लिए हिंगोट नारियल जैसे फल के अंदर बारूद भरकर एक दूसरे दल पर फेंकते हैं। आसमाई, वैशाख माह की द्वितीया से मनाया जाने वाला यह पर्व कार्य सिद्धि के लिए व्रत होता है। इस दिन कोड़ियों की पूजा की जाती है। कुन खुसे कुन खुसु पुणे, यह आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को राज्य के कई हिस्सों में गृह वधुओं का पूजन किया जाता है। घर की बहुओं को लक्ष्मी मानकर पूजा की जाती है। कौन से? कुन खुसु पुणे में। फिर वट सावित्री व्रत, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाया जाता है जेठ कृष्ण अमावस्या को। ठीक है, इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां वट वृक्ष की परिक्रमा कर पूजा करती हैं। फिर गाय गौरी हो गया, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में दिवाली के अगले दिन त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को खिड़का या खिचड़ी भी कहा जाता है। इस दिन गाय बैलों को रंगाकर उन्हें एक जगह एकत्रित किया जाता है। इस दिन गाय बैल के खुरों से लगने वाली चोट को शुभ माना जाता है। ठीक है, तो ये भी मैप से पढ़ लेंगे क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में होता है। ये भगोरिया, एक बार टेबल कंटेंट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भगोरिया मालवा क्षेत्र में भीलों के लिए प्रसिद्ध त्योहार या उत्सव है। गणगौर मालवा और निमाड़ में शिव पार्वती की पूजा की जाती है, महिलाओं का पर्व है। मढ़ई सतपुड़ा दीपावली के बाद 15 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें मोर के पंखे ढाल की पूजा की जाती है। संजा या मामूलिया बुंदेलखंड में और मालवा में संजा के नाम से जाना जाता है और मामूलिया बुंदेलखंड कुमारी लड़की द्वारा संध्या वदन किया जाता है। मेघनाथ सतपुड़ा गोंड कोरकू जनजाति द्वारा होली के बाद 15 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, इसे झंडा या पोला उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। लारूकाज सतपुड़ा क्षेत्र में, बालाघाट सिवनी बैतूल में गोंड जनजाति द्वारा नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। फिर गोल गदेड़ो निमाड़ मालवा में होली के समय भीलों द्वारा भगोरिया उत्सव के साथ मनाया जाता है। नवन्ना बुंदेलखंड नई फसल के आगमन पर छोटी दीपावली भी कहा जाता है। रतौना बैगा जनजाति का पर्व है। सतपुड़ा मक्कल क्षेत्र में, इसमें बैगा द्वारा मधुमक्खी की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा संपूर्ण मध्य प्रदेश में दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है। नीरजा मालवा क्षेत्र में, यह पर्व गुजरात के गरबा से प्रेरित है। हरियाली अमावस्या मालवा सतपुड़ा क्षेत्र में इसमें कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। हरेली को हरिया गोधा या हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। काकसार बघेलखंड नई फसल आने पर अबू झमाड़िया द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। सुआरा बुंदेलखंड में असत्य पर सत्य की जीत के उद्देश्य से राक्षस की मूर्ति पर शिव पार्वती की मूर्ति रखकर यह पर्व आयोजित किया जाता है। फिर हरछठ या हलछठ निमाड़ बुंदेलखंड में मनाया जाता है। भादो मास में भगवान बलराम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा अवधि दी है वो देख लेते हैं रिवाइज की। गणगौर पर्व 9 दिन के लिए, भगोरिया उत्सव 7 दिन के लिए, लोक रंग उत्सव 5 दिन के लिए, खजुराहो नृत्य 7 दिन के लिए, पहले पढ़ा था। इस्तीमा 3 दिन के लिए, मालवा उत्सव 7 दिन, निमाड़ उत्सव 3 दिन। ठीक है, तो हमारा उत्सव भी कंप्लीट हुआ है। अब मध्य प्रदेश के लोक नृत्य गायन और नाट्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। लोक नृत्य में निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन सी आर्टें हैं? काठी, गणगौर, मांडल्या, फेफारिया, डंडा। कौन कौन से आते हैं निमाड़ क्षेत्र में? काठी, गणगौर, मांडल्या, फेफारिया और डंडा नृत्य। फिर मालवा में मटकी, रजबाड़ी, भगौरिया, आड़ा खड़ा, इंद्रपरी और अंटिया। कौन कौन से? मटकी, रजबाड़ी, भगोरिया, आड़ा खड़ा, इंद्रपरी और अंटिया। बुंदेलखंड राई, बधाई, ढिमराई, सैरा, कानड़ा, जावरा। बघेलखंड में दादर, सुआ, बिरहा, कलसा, कैमाली, बीछी नृत्य और कहरा पोता। चंबल क्षेत्र दुलदुल घोड़ी, लहंगी, कतकिया, ढिमराई, कहरवा, गाढ़रियाई। फिर जनजातीय नृत्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम निमाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा काठी नृत्य। काठी नृत्य निमाड़ क्षेत्र का है।
अवसर देव प्रबोधनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक। काठी नृत्य निमाड़ क्षेत्र में कौन से अवसर में आयोजित किया जाता है? देव प्रबोधनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक। यह सामूहिक नृत्य शैली है। काठी नृत्य करने वाले को क्या कहा जाता है? भगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगत। गणगौर नृत्य क्षेत्र निमाड़, अवसर चैत्र माह। अवसर कौन सा है? चैत्र माह। गणगौर नृत्य निमाड़ में, अवसर चैत्र माह में, सामूहिक नृत्य शैली है। गणगौर में दो तरह के नृत्य होते हैं। एक नृत्य को झालरिया और दूसरे को झेला लोक नृत्य कहा जाता है। झालरिया लोक नृत्य में रनुबाई पार्वती देवी को रथ में स्थापित किया जाता है, जबकि झेला नृत्य में रनुबाई को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। फिर है मांडलिया नृत्य, यह भी निमाड़ क्षेत्र का है। विवाह व अन्य शुभ अवसर पर किया जाता है। महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है। फिफारिया नृत्य हो गया निमाड़ क्षेत्र का, विवाह के अवसर पर सामूहिक नृत्य है। डंडा नृत्य निमाड़ नई फसल के आगमन पर किया जाता है। नृत्य के दौरान छल्ला या दोहा गाए जाते हैं। डंडा नृत्य के दौरान छल्ला या दोहा गाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र को कृषकों द्वारा डंडा नृत्य किया जाता है। तो जो निमाड़ क्षेत्र में जो कृषक होते हैं वही डंडा नृत्य करते हैं। फिर नेक्स्ट है आड़ा खड़ा नृत्य, तो ये दोनों में आता है, मालवा में भी आता है और निमाड़ में भी आता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको करिएगा। तो क्षेत्र मालवा और निमाड़ विवाह, जन्म और मुंडन संस्कार के अवसर पर किया जाता है। महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मालवा क्षेत्र के। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिया? निमाड़ क्षेत्र के काठी, गणगौर, मांडलिया, फिफारिया, डंडा और आड़ा खड़ा। अब हमारा मालवा क्षेत्र के हो गए। तो पहला है मटकी नृत्य। मटकी नृत्य मालवा क्षेत्र में विवाह के अवसर पर महिला प्रधान है। एकल एवं सामूहिक नृत्य शैली इसमें है। रजवाड़ी नृत्य हो गया मालवा क्षेत्र में विवाह एवं पर्व त्योहार पर महिला प्रधान सामूहिक नृत्य है। फिर भगोरिया नृत्य हो गया मालवा अंचल में भील जनजाति द्वारा किया जाता है, झाबुआ एवं अलीराजपुर क्षेत्र में। ठीक है, अवसर होली नृत्य महिला पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है। अंटिया नृत्य मालवा और निमाड़ दोनों क्षेत्रों में, इसे डांडिया नृत्य भी कहा जाता है, ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। फिर कान्हा ग्वालियर नृत्य हो गया, ये मालवा क्षेत्र में होता है सावन के माह में। ठीक है, कौन से माह में? सावन के माह में। और यह नृत्य दूध के व्यवसाय से जुड़े गौली, अहीर या यादव समुदाय के द्वारा किया जाता है। कान ग्वालिया ग्वाला समुदाय से संबंधित है। ठीक है, द्विचक्री नृत्य हो गया मालवा क्षेत्र में विवाह के अवसर पुरुष महिलाओं द्वारा दो व्रत बनाकर बाह्य व्रत में पुरुष बाएं से दाहिने और तथा अंदर के व्रत में महिलाएं दाएं से बाएं ओर नृत्य करती हैं। मालवा के अन्य नृत्य हो गए झाला नृत्य, टुटिया नृत्य, छतरी नृत्य, फुदी नृत्य और गैर नृत्य और छला नृत्य। कौन कौन से? झाला नृत्य, टुटिया नृत्य, छतरी नृत्य, फुदी नृत्य, गैर नृत्य और छला नृत्य, मालवा क्षेत्र के नृत्य हैं। अब बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा राई, जो मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय नृत्य भी है। क्षेत्र बुंदेलखंड, अवसर विवाह एवं पर्व त्योहार, नृत्य शैली मृदंग वाद्य यंत्र के साथ तेज गति में नृत्य बेड़िया जाति द्वारा किया जाता है। राय के कलाकार कौन है? ज्ञानेश्वरी कटनी जिले के और राम सहाय पांडे सागर जिले के हैं। ठीक है, 15वीं शताब्दी में रचे गए ग्रंथ छिताई चरित में राई नृत्य का उल्लेख है। राई नृत्य का उल्लेख कौन से ग्रंथ में? छिताई चरित में। 16वीं शताब्दी में रचे गए मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावर और आचार्य केशव के लिखे गए महाकाव्य रामचंद्रिका में भी राई नृत्य का उल्लेख किया गया है। राई नृत्य दोनों जगह किया जाता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड में है। तो सिर्फ अंतर एक ही है कि ये बुंदेलखंड में मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, जबकि बघेलखंड में ढोलक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। फिर नौरता नृत्य हो गया, बुंदेलखंड में नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, कुंवारी बालिकाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। फिर समाचार पन्नों से कि चुन्नी लाल रैकवार को बुंदेली लोक संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी द्वारा अमृत पुरस्कार दिया गया है। तो किन्हें दिया गया है? चुन्नी लाल रैकवार को बुंदेली लोक संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? अमृत पुरस्कार। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है बधाई नृत्य, जो भी बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होता है। विवाह एवं शुभ अवसर पर किया जाता है, पुरुष महिला के बेस में नृत्य करते हैं। फिर है ढेमराई नृत्य, यह भी बुंदेलखंड में विवाह एवं नवदुर्गा के अवसर पर किया जाता है। नर्तक द्वारा कथक शैली अपनाई जाती है इस नृत्य में। सहरा नृत्य या सहरा नृत्य बुंदेलखंड तीज के अवसर पर किया जाता है, पुरुष प्रधान। सहरा या सहरा बुंदेलखंड तीज के अवसर पर पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है। फिर है जवारा नृत्य, यह नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। बुंदेलखंड में भी और संपूर्ण मध्य प्रदेश में सिर के ऊपर जवारा रखा हुआ कलश रखकर यह नृत्य किया जाता है। कानड़ा नृत्य बुंदेलखंड में विवाह एवं पर्व त्योहार, धोबी
समुदाय द्वारा किया जाता है। लोटा व ढोलक वाद्य यंत्रों से तीव्र गति से नृत्य करते हैं। मोनिया नृत्य बुंदेलखंड और सतपुड़ा दोनों में होता है। दिवाली के अवसर पर पैरों में घुंघरू और सिर पर मोर के पंख लगाकर किया जाता है। इस नृत्य में पहले एक व्यक्ति कविता कहता है जिसे दिवाली कहा जाता है। अहीर, ग्वाल, यादव जाति के द्वारा दिवाली के पश्चात 11 तक अलग अलग घरों में किया जाता है। इसे नृत्य को बरेदी या दीवारी नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, फिर है बघेलखंड क्षेत्र के नृत्य। तो दादर है बघेलखंड का अवसर शुभ अवसर पर किया जाता है। नृत्य शैली पुरुष महिला में के वेश में नृत्य करते हैं दादर में। ठीक है, ये और सुआ हो गया बघेलखंड में खरीफ की फसल पकने पर सिर पर कलश रखकर नृत्य किया जाता है। फिर बिरहा हो गया बघेलखंड में विवाह एवं शुभ अवसर पर पुरुषों द्वारा तीव्र लय में यह नृत्य किया जाता है। कलसा नृत्य हो गया बघेलखंड में विवाह के अवसर पर, ठीक है, बारात के आगमन पर किया जाता है। सिर पर कलश रखकर नृत्य किया जाता है। केमाली नृत्य बघेलखंड विवाह के अवसर पर सवाल जवाब की शैली में महिला पुरुष द्वारा किया जाता है। केमाली नृत्य को साजन सजना नृत्य भी कहा जाता है। किसे साजन सजना नृत्य भी कहा जाता है? केमाली नृत्य को। फिर हो गया बीछी नृत्य बघेलखंड में अहीर जात के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में डोर चौरासी के परिधान में ढोल नगाड़ों के साथ विरहा गीत गाया जाता है। ठीक है, फिर कहरा पोता नृत्य है जो बघेलखंड क्षेत्र में ही किया जाता है। किसी भी शुभ अवसर पर महिलाओं का एकल और सामूहिक नृत्य है। फिर नेक्स्ट है हमारा दोगरा नृत्य। यह भी बघेलखंड में कम वर्षा होने पर भगवान कृष्ण को वर्षा के लिए प्रसन्न करने के लिए अविवाहित कन्याओं द्वारा लोक नृत्य किया जाता है। फिर है हमारा ग्वालियर चंबल क्षेत्र के नृत्य। उसमें पहला है दुलदुल घोड़ी क्षेत्र, चंबल अंचल और बुंदेलखंड। शादी विवाह के अवसर पर इस नृत्य में ढोल और नगाड़े का उपयोग किया जाता है। लहंगी नृत्य हो गया चंबल अंचल में ही सावन, भुजरिया या कजलिया के समय विशेष पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। यह नृत्य सहरिया जनजाति में भी किया जाता है। तो लहंगी नृत्य कौन सी जनजाति में भी किया जाता है? सहरिया जनजाति में। कतकिया नृत्य हो गया जिसे कतिकिया भी बोला जाता है, चंबल में है, कार्तिक माह में। यह महिलाओं के द्वारा कार्तिक स्नान के समय किया जाता है। ढिमराई नृत्य हो गया चंबल अंचल और बुंदेलखंड में। ठीक है, मांगलिक अवसर पर यह नृत्य ढीमर समुदाय के लोगों द्वारा पैरों में घुंघरू बांधकर किया जाता है। इसमें वही कथक की शैली अपनाई जाती है। कहरवा नृत्य चंबल अंचल और बुंदेलखंड में मांगलिक अवसर पर विशेष यह नृत्य कहार समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। नृत्य के दौरान दादरे का गायन किया जाता है। नेक्स्ट है गड़र आई नृत्य। ठीक है, तो क्षेत्र चंबल अंचल में यह नृत्य गडरिया जात के लोगों द्वारा विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान गोलाकार बैठे लोगों के बीच खड़ा होकर कोई एक व्यक्ति नृत्य करता है। तो ये हो गया है हमारे क्षेत्र के अनुसार। अब हमारा पहला है जनजाति नृत्य। तो सबसे पहला है इंद्रपरी नृत्य। इंद्रपरी नृत्य सहरिया जनजाति का नृत्य है जिसमें रागनी गीत गाया जाता है। कौन सी जनजाति का है? सहरिया जनजाति का है। ठीक है, रागनी गीत भी गाया जाता है। इस नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। फिर गैर नृत्य हो गया होली के महीने यानी फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। गैर में नर्तक अपने हाथ में छड़ लेकर एक दूसरे की छड़ी से टकराते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं। फिर हाथी मना नृत्य हो गया। ये भी भील जनजाति का नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए यह नृत्य किया जाता है। परधौनी नृत्य इंपॉर्टेंट है, बैगा समुदाय का एक लोक नृत्य है। यह बारात आगमन पर किया जाता है। डिंडौरी जिले के अर्जुन सिंह धुर्वे को कला क्षेत्र में परधौनी नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा दक्षिणी मध्य प्रदेश में निवास करती है। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य है। किसका है? कोरकू जनजाति का। यह किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति का नृत्य है, सामूहिक। यह नृत्य रक्षाबंधन के अगले दिन भुजलिया कजलिया के दौरान किया जाता है। फिर रीना नृत्य हो गया है, मंडला और बालाघाट की बैगा जनजाति में यह नृत्य किया जाता है। बैगा जनजाति की युवाओं द्वारा किया जाने वाला दशहरा से दीपावली तक यह नृत्य चलता है। फिर नेक्स्ट है हमारा सैला नृत्य। शैला नृत्य गोंड और कोरकू जनजाति के प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य शरद ऋतु में किया जाता है। आदिदेव को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। फिर कर्मा नृत्य हो गया क्षेत्र बघेलखंड और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में। कर्मा नृत्य गोंड जनजाति और बैगा जनजाति के लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य करम सेनी देवी और भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह नृत्य वर्षा ऋतु को छोड़कर सभी ऋतुओं में किया जाता है। कर्मा नृत्य की विभिन्न शैलियां लंगड़ा, ठाड़ा, लहकी, डोगस, जितिया, गोडी और पुरबसिया
पूर्वीय है। ठीक है, फिर थाप्ती नृत्य हो गए। तो थाप्ती नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में ढोलक और घुंघरू की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस नृत्य को पुरुष और स्त्रियां दोनों करते हैं। भड़म नृत्य भारिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य को गुन्नोसाही, भड़नी, भरनोट, भंगम और भरनई के नाम से भी जाना जाता है। भारिया जनजाति क्या है? तो देखिए नृत्य, ये देखिए कि कुछ नृत्य क्या थे कि बुंदेलखंड में भी थे, बघेल मतलब सेम सेम दिख रहे थे ना क्षेत्र में। तो देखिए क्या है कि प्राकृतिक विभाजन है, ये पूरी तरह से लोगों में विभाजन नहीं है, तो दोनों क्षेत्रों में ये नृत्य किया जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आना है हमको दिमाग से क्वेश्चन अकॉर्डिंग इनका आंसर टिक करना है। ठीक है, फिर हमारे हो गए मध्य प्रदेश जनजाति नृत्य, जो एक नजर में थोड़ा दिया वो देख लेते हैं। तो बैगा जनजाति का नृत्य है कर्मा, मंडला और बालाघाट क्षेत्र में किया जाता है। परधौनी, मंडला बालाघाट, रीना, मंडला बालाघाट, बिमला, मंडला बालाघाट और सजनी दीवानी, मंडला बालाघाट डिंडौरी। तो बैगा जनजाति इसी क्षेत्र में निवास करती हैं। तो बैगा जनजाति के कर्मा, परधौनी, रीना, बिमला और सजनी दीवानी हो गए। फिर गोंड जनजाति का कर्मा हो गया, कर्मा बैगा और गोंड दोनों का हो गया। ठीक है, कर्मा, सैला, गेड़ी, गोचो, गुदुम्बाजा। कौन कौन से? कर्मा, सैला, गेड़ी, गोचो, गुदुम्बाजा। मंडला बालाघाट, छिंदवाड़ा बालाघाट, छिंदवाड़ा मंडला बालाघाट, मंडला बालाघाट और गुदुम्बाजा अनूपपुर में। कोरकू जनजाति का कौन सा है? बैतूल और होशंगाबाद क्षेत्र में निवास करती है। चटकोरा और ढांढल। सहरिया जनजाति का श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी क्षेत्र में, मुरैना, चंबल क्षेत्र में। रागनी, लहंगी, दुलदुल घोड़ी। भारिया जनजाति छिंदवाड़ा, जबलपुर, भड़म, सैतम। मुड़िया जनजाति अनूपपुर, शहडोल, गौर, पंडवानी। फिर ये हिंगोट को युद्ध है, वही जो हमने अभी पढ़ा है कि मध्य प्रदेश में इंदौर के पास गौतमपुरा में दीपावली के दूसरे दिन हिंगोट युद्ध खेला जाता है। इससे पारंपरिक युद्ध में जिस हथियार का उपयोग होता है वह फल है हिंगोट, जिसे जाना जाता है, और इसमें एक दूसरे पर वो लोग फेंकते हैं। ठीक है, फिर है हमारा तीजन बाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तीजन बाई का जन्म दुर्ग जिले छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये पंडवानी गीत के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री कब मिला है? 1987-88 में, पद्म भूषण 2003 में, पद्म विभूषण 2019 में मिला है। ठीक है, ये मैप से पढ़ लीजिएगा लोकेट करके। फिर हमारा मध्य प्रदेश के लोक गायन, तो निमाड़ क्षेत्र में कौन सा हो गया? सिंगाजी, निर्गुणिया, मशान्या, कलगीतुर्रा। निमाड़ क्षेत्र के कौन कौन से हो गए? सिंगाजी, निर्गुणिया, मशान्या, कलगीतुर्रा। मालवा के भरथरी, हीड़, संजा, मोपे। बुंदेलखंड के बाम्बुलिया, भोला, लमटेरा, आल्हा, बिरायटा, फाग, देवारी। बघेलखंड का बिरहा, घोटुलपाटा, पंडवानी, बांसगीत और बसदेवा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निमाड़ क्षेत्र के लोक गायन। तो संत सिंगाजी भजन जो है वो निमाड़ांचल का है। उच्च स्वर में एकल एवं सामूहिक गायन शैली द्वारा किया जाता है। अवसर, शुभ अवसर पर किया जाता है। विषय वस्तु गृहस्थ जीवन, कृषि व पशुपालन से संबंधित गायन है। तो संत सिंगाजी क्या थे? एक पशुपालक थे, इसीलिए कृषि व पशुपालन से संबंधित गायन है ये। फिर निर्गुणिया गायन शैली, तो संपूर्ण निमाड़ांचल में एकल एवं समूह शैली है। किसी भी अवसर पर साधु एवं भिक्षुकों के द्वारा गाया जाता है। विषय वस्तु कबीर, मीरा आदि संतों के भक्ति पदों का गायन है। फिर है हमारा मशान्या गीत हो गया। तो मशान्या गीत संपूर्ण निवाड़ांचल में समूह गायन है। मृत्यु पर आत्मा की अमरता के लिए गाया जाता है। संत सिंगाजी भजन हो गया, ठीक है, ये शुभ अवसर पर गाया जाता है। निर्गुणिया भी, ठीक है। मशान्या मृत्यु के अवसर पर आत्मा की अमरता के लिए। फिर है करगी तुर्रा, ये भी निमाड़ का है। संपूर्ण निमाड़ी अंचल में गाया जाता है। गायन शैली वाद विवाद लोक गायन शैली है। रात के समय गाए जाने वाले लोकगीत हैं। विषय वस्तु घटनाओं पर आधारित है। प्रमुख उस्ताद सुमेर सिंह व मनसा राम। कौन है? सुमेर सिंह व मनसा राम कलगी तुर्रा के हैं, ठीक है। फिर हमारे भरथरी के हो गए, ये मालवा, ये हमारे हो गए थे निर्माण क्षेत्र के। कौन सा? संत सिंगाजी, निर्गुणिया, मशान्या और कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा के सुमेर सिंह व मनसाराम प्रमुख कलाकार हैं। अब मालवा क्षेत्र का हो गया भरथरी, ठीक है। अवसर प्रातःकाल में गाया जाता है। राजा भरथरी व रानी पिंगला का वियोग वर्णन है। गायन शैली एकल व सामूहिक गायन है। फिर हीड़ गायन हो गया मालवांचल में ही श्रावण के महीने में। विषय वस्तु ग्यारस माता की कथा तथा कृषि संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन है। गायन शैली एकल व सामूहिक गायन है।
ठीक है। फिर संजा गीत हो गया, क्षेत्र मालवांचल में अवसर पितृपक्ष में शाम के समय गोबर व फूल पत्तियों से दीवार पर संजा बनाकर महिला प्रधान सामूहिक गायन शैली है। फिर मोपी गायन हो गया, मालवांचल में बसंत पंचमी पर सरस्वती की आराधना पर गाया जाता है। गायन शैली क्या है? सामूहिक है। हीरा सिंह बोरलिया को मालवी लोक संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक पुरस्कार अकादमी द्वारा अमृत पुरस्कार दिया गया है। हीरा सिंह बोरलिया को मालवी लोक संगीत के क्षेत्र में नाटक अकादमी द्वारा अमृत पुरस्कार, और वो रैकवाड़ जो थे उनको किसके क्षेत्र में दिया गया था? बुंदेलखंड लोक संगीत के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक गायन। भोला, बाम्बुलिया या लमटेरा गीत बुंदेलखंड में गाया जाता है। शिवरात्रि, बसंत पंचमी एवं मकर संक्रांति के समय शिव एवं शक्ति की भक्ति से संबंधित भजन गीत है। बिना वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुष में प्रश्नोत्तर शैली में यह गाया जाता है। आल्हा गायन बुंदेलखंड में मुख्य रूप से विश्व का सबसे लंबा गायन है। प्रायः वर्षा ऋतु में रात के समय गाया जाता है। विषय वस्तु वीर रस प्रधान है। महोबा के आल्हा एवं उदल की वीर गाथा है। महोबा के आल्हा एवं उदल। ठीक है। गायन शैली एकल एवं सामूहिक गायन शैली उच्च स्वर सहित है। प्रसिद्ध आल्हा गायक कौन है? बच्चा सिंह और चंद्रभान प्रसिद्ध। कौन है? बच्चा सिंह एवं चंद्रभान प्रसिद्ध। फिर बेराइटा गायन हो गया, तो बुंदेलखंड में धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात के समय गाया जाता है। विषय वस्तु महाभारत की कथाएं हैं। गायन शैली संवाद कथा गायन शैली है। फिर फाग गायन हो गया, बुंदेलखंड मुख्यतः होली के अवसर पर फाग गायन कितने 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? ठाकुरी फाग, ईसरी फाग और राई फाग। तो ठाकुर फाग ये आकार उकार कुछ नहीं, हमको समझ में नहीं आएगा, छोड़िए। हरदौल की मनौती हो गया, क्षेत्र मुख्य रूप से बुंदेलखंड, आंशिक रूप से बुंदेलखंड में। विषय वस्तु वीरता प्रधान गायन परंपरा है, अवसर विवाह के अवसर पर। ठीक है। एक और है कि जबदेव का पुवारा बुंदेलखंड की भजन शैली, इसमें गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? लद कहा जाता है। तो जगदेव का पुवारा बुंदेलखंड की भजन शैली, और इसमें गाए जाने वाले गीत को क्या बोला जाता है? लद। अब हो गया हमारा बघेलखंड क्षेत्र के लोक गायन। तो है पहला बिरहा गायन। बिरहा बघेलखंड में सुनसान जगह पर किसी ऊंचे टीले पर बैठकर दिवाली के समय किया जाता है। विषय वस्तु श्रृंगार बिरह गीत है। गायन शैली सवाल जवाब गायन शैली है। बसदेवा गायन हरबोले गीत भी इन्हें बोला जाता है। क्षेत्र बघेलखंड हरबोले जाति द्वारा अपने यजमान के समक्ष दिन में गाया जाता है। विषय वस्तु श्रवण कुमार की कथा, रामायण कथा, कर्ण कथा आदि। गायन शैली सामूहिक गायन शैली। फिर पंडवानी गीत शहडोल, अनूपपुर एवं बालाघाट अधिकतर शाम के समय आयोजित किया जाता है। पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है। उच्च स्वर सहित कथा गायन शैली है। पंडवानी के प्रसिद्ध गायक तीजन बाई और झाड़ू देवगन है। ठीक है। घोटुल पाटा गीत मुड़िया आदिवासी क्षेत्रों में मृत्यु के अवसर पर आत्म शांति के लिए बुजुर्गों द्वारा सामूहिक कथा गायन शैली है। देवारी गायन क्षेत्र बुंदेलखंड बघेलखंड। गायन शैली दोहा गायन कृष्ण शक्ति भक्ति पर आधारित है। प्राय अहीर यादव ग्वाल जाति द्वारा गाया जाता है। फिर विदेशिया गायन हो गया, बघेलखंड में गीत में नायक और नायिका के बिछड़ने और मिलन का वर्णन होता है। इस गायन में गडरिया कोटवार जाति के लोग विशेष दक्षता रखते हैं। ठीक है। हम ये था हमारे मध्य प्रदेश के लोक गायन। अब हमारा नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के लोक नाट्य। तो सबसे पहला है निमाड़, गम्मत, स्वांग, ठोठिया, रासमंडल और खमरास। गम्मत, स्वांग, ठोठिया, रासमंडल और खमरास। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि यह कौन से क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। मालवा कौन सा हो गया? माच, ढोला मारू, गवरी नाट, राम दंगल और नकल। बुंदेलखंड का स्वांग, लकड़बग्घा, रामलीला, रहस, भड़ैती। बघेलखंड नौटंकी, जिंदवा, छाहुर, मनसुखा और हिंगला। तो सबसे पहले हम देखेंगे निमाड़ क्षेत्र के लोकनाट्य। तो पहला है हमारा गम्मत। निमाड़ अंचल में यह नवरात्रि, होली एवं कणगौर के अवसर पर हास्य और व्यंग समसामयिक घटनाओं पर आधारित है। तो गम्मत व्यंग के शैली का है। ठीक है। गम्मत के कलाकार सुनील पांडे और ओमकार साहू हैं। कौन है? सुनील पांडे, ओमकार साहू। सुनील पांडे, ओमकार साहू। स्वांग क्षेत्र निमाड़ अंचल किसी भी शुभ अवसर पर विशेष या गम्मत के समान ही होता है। स्वांग में अभिनय की अवधि कम होती है, जबकि मंचन की अवधि क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। देखिए गम्मत कौन से क्षेत्र में? निमाड़ में हो गया, व्यंग शैली पर है। सुनील पांडे और ओमकार साहू इसके प्रमुख कलाकार हैं। फिर स्वांग हो गया निमाड़ अंचल में किसी भी शुभ अवसर पर गम्मत के समान ही होता है। स्वांग में अभिनय की अवधि कम होती है, लेकिन मंचन की अवधि
अधिक होती है। सॉन्ग दो प्रकार के होते हैं, एक पाती सॉन्ग हो गया, एक पनवाड़ी सॉन्ग हो गया। पाती सॉन्ग जो है गणगौर के समय महिलाओं द्वारा किया जाता है और पनवाड़ी सॉन्ग विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिर ठोठिया हो गया, ये निमाड़ अंचल में विवाह के समय या बारात गमन के बाद यह एक महिला प्रधान हास्य नाट्य है। यह बघेल खंड क्षेत्र के जिंदवा के समान है। ठीक है। रासमंडल निमाड़ अंचल में जन्माष्टमी के समय भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लीलाओं का मंचन किया जाता है। खमरास निमाड़ अंचल में ही जन्माष्टमी के समय ही भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है। खमरास को रामलीला रासलीला भी कहा जाता है। ठीक है। ये थे हमारे निमाड़ क्षेत्र। क्या हमारा है मालवा क्षेत्र के लोकनाट्य। तो पहला है माच, जो मध्य प्रदेश का भी लोकनाट्य है, राजकीय नाट्य है। ठीक है। माच को मध्य प्रदेश सरकार का राजकीय नाट्य घोषित किया वही है। क्षेत्र संपूर्ण मालवा अंचल में अवसर समानता वर्षा ऋतु को छोड़कर वर्ष भर रात्रि के प्रथम पहर में। ठीक है। विषय वस्तु मालवी लोक जीवन पर आधारित है। माच की दोहा शैली को क्या कहा जाता है? रंगत। क्या कहा जाता है? माच की दोहा शैली को रंगत। माच के प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा है। माच लोकनाट्य में ढोलक और सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। माच की कथाएं राजा हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, राजा करतला और भक्त ध्रुव से संबंधित होती हैं। फिर है ढोला मारू गीत। ढोला मारू गीत राजस्थान के प्रमुख दोहा गीत और नाट्य हैं। मध्य प्रदेश में मालवा, निमाड़ तथा बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। भवई जात के लोग इस नाट्य में पारंगत होते हैं। तो ढोला मारू गीत में कौन से जात के लोग पारंगत होते हैं? भवई जात के। इस गीत में राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया जाता है। गवरी नाट्य। गवरी नाट्य भील जनजाति का प्राचीन लोकनाट्य है। इसे मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है। यह नृत्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर लगभग 40 दिन तक चलता है। फिर राम दंगल हो गया। मालवा अंचल में तुर्रा कलंगी की तरह ही राम दंगल मालवा का लुप्त होता जा रहा लोकनाट्य है। ठीक है। फिर नकल। तो क्षेत्र मालवा अंचल, ठीक है, इसके पात्र किसी भी लोकप्रिय व्यक्ति की नकल उतारकर नाट्य करते हैं। नाट्य के साथ साथ ईश्वर वंदना भी की जाती है। तो ये थे हमारे मालवांचल के। अब हमारे नेक्स्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नाट्य। तो पहला आ गया हमारा स्वांग। स्वांग बुंदेलखंड क्षेत्र में हमने वहां भी पढ़ा था। पाती स्वांग और पनवाड़ी स्वांग के आधार पर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो वो कहाँ था? निमाड़ क्षेत्र में था। अवसर विभिन्न त्योहारों और उत्सवों पर राई नृत्य के बीच में प्रदर्शित किया जाता है। सामाजिक घटना पर आधारित होता है। लकड़बग्घा बघेलखंड व बुंदेलखंड दोनों का है। विवाह के बाद खुले मंच पर वन पशु आधारित नाट्य है। रासलीला बघेलखंड व बुंदेलखंड दोनों क्षेत्रों में। अवसर भादों में कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास। विषय वस्तु कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। फिर हमारा है रामलीला। बुंदेलखंड का बुंदेलखंड के साथ साथ ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। दशहरा और नवरात्रि के अवसर पर विषय वस्तु रामचरितमानस की चौपाई और दोहा पर आधारित है। ठीक है। फिर रहस हो गया। बुंदेलखंड जन्माष्टमी के समय भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोकनाट्य है। भड़ैती हो गया। बुंदेलखंड में बुंदेलखंड की स्वरगाथाओं पर आधारित है। चंदेल शासकों के समय प्रबोध, चंद्रोदय और कपूर चरित्र में इसका उल्लेख है। नौटंकी बुंदेलखंड बघेलखंड किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। ठीक है। विषय वस्तु लोक दाम्पत्य जीवन पर हास्य व्यंग है। ठीक है। बघेलखंड क्षेत्र के लोक नाट्य। जिंदवा या बहलोल गौरैया जिसे बोला जाता है क्षेत्र बघेलखंड में। अवसर बारात गमन के बाद। विषय वस्तु महिला प्रधान हास्य व्यंग है। छाहुर क्षेत्र बघेलखंड। अवसर दीपावली के समय आहिर जाति के द्वारा। विषय वस्तु सामूहिक दोहा गायन के साथ नाट्य है। मनसुखा क्षेत्र बघेलखंड। अवसर सभी शुभ अवसर या त्योहारों पर किया जाता है। विषय वस्तु मनसुखा लोकनाट्य एक लोक व्यंग है जिसे रास का बघेली रूपांतर माना जाता है। इसमें 2 मंच और 2 पदों का प्रयोग होता है। हिंगोला या हिंगाला क्षेत्र बघेलखंड। अवसर सभी शुभ अवसर या त्योहारों पर। विषय वस्तु हास्य एवं कटाक्ष से युक्त 2 दलों के बीच में गीतों के माध्यम से नोकझोंक। हिंगला एक मंच रहित सीधा और सरल नाट्य रूप है जो बघेलखंड क्षेत्र में खेला जाता है। फिर और कुछ है यहाँ पे। हरदौर की मनौती इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीरता प्रधान ज्ञान परंपरा है। राजा हरदौर को बुंदेलखंड क्षेत्र में देव रूप में पूजा जाता है।
थोड़ा राजा हरदौल के बारे में जानते हैं। तो ये इनका संबंध ओरछा रियासत से था। हरदौल बुंदेलखंड के महाराजा वीर सिंह बुंदेल के छोटे बेटे थे। स्थानीय लोग शादी विवाह हो या यज्ञ भंडारा उन्हें आमंत्रित करना नहीं भूलते थे। लोगों को मानना कि राजा हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कोई कमी नहीं आती थी। डैरू वाद्य यंत्र, यह भील जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। डमरू का बड़ा रूप है जो आम की लकड़ी का बना होता है। डैरू को कांसे की थाली पर ठोक कर बजाया जाता है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, नाट्य और गायन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश में प्रचलित वाद्य अंक। तो देखिए, हमको कुछ नहीं इतना ज़्यादा इनमें पढ़ना है, छोड़ते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है। लोक नृत्यों का राजा किसे बोला जाता है? कर्मा। लोक नृत्यों का राजा कर्मा नृत्य है। भील नृत्यों का गजरा डैरू वाद्य यंत्र। लोक नृत्यों का राजा कर्मा नृत्य, भील नृत्यों का गजरा डैरू वाद्य यंत्र, मध्य प्रदेश का कथक ढिमराई नृत्य और पद्मावत ग्रंथ में वर्णित नृत्य राई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश के संगीत घराने। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ते हैं। मध्य प्रदेश में लोक चित्रकला एवं लोक चित्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो मालवा क्षेत्र में मांडना, चित्रावण, सांजापुली, समनाही। कौन कौन से हैं? मांडना, चित्रावण, साजापुली और समनाही। फिर निमाड़ क्षेत्र में जिरौती, थापा, ईरत, पगल्या। बुंदेलखंड क्षेत्र नौरता, मोरते, मुरैला और सुरौती। बघेलखंड क्षेत्र कोहबर, छठी क्षेत्र तिलंगा और नेवरा नमे। जनजातीय क्षेत्र पिथौरा, डिगना, नोहडोरा और ढोकरा। विशेष मांडना, ये मालवा क्षेत्र में होता है। दीपावली के समय भूमि पर विभिन्न रंगों के साथ गेरू व छुई मिट्टी की सहायता से घर आंगन में बनाया जाता है। मांडना मालवा क्षेत्र में दीपावली के समय भूमि पर विभिन्न रंगों के साथ गेरू व छुई मिट्टी की सहायता से घर आंगन में बनाया जाता है। चित्रावण मालवा क्षेत्र में विवाह के समय घर की दीवार पर गेरू व हल्दी की सहायता से बनाए जाने वाला भित्त चित्र है। सांजापुली मालवा कुंवार महीने में कुंवारी लड़कियों के द्वारा बनाया गया भित्त चित्र है। सवनाही मालवा क्षेत्र में श्रावण मास में गोबर से तंत्र मंत्र से बचाव हेतु यह बनाया जाता है। पगल्या मालवा में ही है। प्रथम शिशु जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है। तो कौन कौन से हो गए मालवा क्षेत्र के? मांडना हो गया, चित्रावण हो गया, सांजापुली हो गया, सवनाही हो गया और पगल्या हो गया। फिर निमाड़ क्षेत्र के देखते हैं। पहला है जिरौती। कौन सा है? जिरौती। तो ये है सावन मास की हरियाली अमावस्या को भित्त चित्र बनाया जाता है। थापा हो गया, गेरू रंग की सहायता से दीवारों पर हाथ का थापा लगाया जाता है। ईरत हो गया, विवाह के शुभ अवसर पर कुलदेवी का भित्त चित्र बनाकर पूजा की जाती है। पागल्या निमाड़ बच्चे के जन्म होने पर बच्चे के पद चित्र बनाए जाते हैं। कौन कौन से हो गए? जिरौती, थापा, ईरत और पगल्या। फिर है नौरता, बुंदेलखंड का है। मोरते, मुरैला और सुरौती। तो पहला हो गया नौरता, नवरात्र में गेरू व हल्दी से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है। मोरते विवाह के समय दीवारों पर भित्ति चित्र। मुरैला दीवारों पर रंगों से मोर के चित्र बनाए जाते हैं। सुरौती दिवाली अवसर पर गेरू से जालीनुमा आकृति बनाई जाती है। तो कौन कौन से हो गए? नौरता, मोरते, मुरैला और सुरौती। फिर है हमारा बघेलखंड क्षेत्र का। तो पहला है कोहबर। समांतर विवाह के अवसर पर वर वधू की बुआ मामी के द्वारा रंगीन भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। छठी चित्र बघेलखंड बच्चे के जन्म के 6वें दिन छठी माता का गेरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है। तिलंगा बघेलखंड कोयले में तिल के तेल को मिलाकर तिलंगा का भित्ति चित्र बनाया जाता है। नेवराना में बघेलखंड भाद्र मास में सुहागिन महिला द्वारा भित्ति चित्र बनाया जाता है। तो कोहबर, छठी चित्र, तिलंगा और नेवराना में ये कहाँ के? नेवराना में बघेलखंड के हो गए। ठीक है, अब जनजातीय चित्रकला और अलंकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी पिथौरा चित्रकला या भील जनजाति है। पिथौरा चित्रकला कौन सी जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से। पेमा फत्या भील और भूरीबाई पिथौरा चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। पेमा फत्या भील और भूरीबाई है। तो पेमा फत्या भील का क्या हो चुका है? अब निधन हो चुका है। ठीक है, डिगना चित्रकला गोंड जनजाति से संबंधित है। यह गोंड चित्रकला का ही रूप है जिसमें शादी विवाह और अन्य उत्सव के समय घर की दीवारों या फर्शों पर ज्यामितीय पैटर्न पर चित्रित करने की गोंडी कला है। फिर है नोहडोरा, ये भी गोंड जनजाति के। दीवारों पर मिट्टी से बनाए जाने वाली गोंडी चित्रकला, इसमें पशु पक्षी, फूल पत्तियों, पेड़ पौधों आदि का चित्रण किया जाता है। ढोकरा कला भरेवा समुदाय बैतूल, यह एक अलाह धातु शिल्प है जिसमें मोम और गोंद के मिश्रण से तैयार किया जाता है। मध्य प्रदेश में रियासती दौर में चित्रकला की 3 शैलियाँ विकसित हुई हैं। मालवा शैली,
ग्वालियर शैली और बुंदेली शैली, वो देखते हैं। मालवा शैली बाघ की गुफाओं में चित्रित शैली से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद जैन धर्म के कल्पसूत्र चित्रण से चित्रकला की गतिविधियां प्रेरित हैं। ठीक है, 15वीं शताब्दी के आसपास वैष्णव और श्रीनाथ समुदाय का इस पर प्रभाव रहा है। ठीक है, जानकारी के लिए पढ़ना है, बहुत रटना नहीं है। ग्वालियर शैली का विकास तोमर राजाओं के संरक्षण में हुआ है। अंग्रेजों के आगमन के बाद इसके संरक्षण संवर्धन के फलस्वरूप एक नई शैली पटना शैली का जन्म हुआ। सिंधिया साम्राज्य के समय तत्कालीन महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने चित्रकारों के लिए चितेरा ओली का निर्माण कराया था। फिर बुंदेली शैली दतिया के तत्कालीन राजा सुंगजीत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी शैली का अनुसरण कर बनी नई शैली को बुंदेली शैली कलम कहा गया। 1590 ईस्वी में ओरछा के नरेश इंद्रजीत सिंह ने ग्वालियर के कलाकारों को आश्रय देकर केशव दास की रसिक प्रिया का चित्रांकन करवाया। बुंदेली चित्रकला को बढ़ावा देने में चंदेल शासकों का विशेष योगदान रहा है। इस चित्रकला के प्रमुख केंद्र ओरछा, तालबेहर, दुबेला ताल, गुरसराय, आठ भैया जागीर, टोडी, समथर और अमरगढ़ रहे हैं। बहुत रटना नहीं है, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा थोड़ा खान पान है, तो दाल बाफले हो गए मालवा क्षेत्र ग्वालियर क्षेत्र के। बगजा विंध्य प्रदेश का है, बेसन के बना जलेबी के आकार का। महेरी गुड़ला बुंदेलखंड। दाल पनिया झाबुआ अलीराजपुर। रसाज की कढ़ी बघेलखंड रीवा मऊगंज में। सिक्का खीर डिंडोरी। कुंदे के पेड़े सिवनी। गूलर कबाब इंदौर। विंध्य क्षेत्र में दोपहर का भोजन ज्योहार और शाम का भोजन बियारी कहलाता है। नाश्ते को बुंदेलखंड में कलेवा कहा जाता है। चंब क्षेत्र में सुबह के समय काम पर जाने से पहले खाने वाले भोजन को कलेऊ कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे कलाकारों के बारे में जानते हैं। तो है पेमा फत्या भील, अलीराजपुर झाबुआ जिले में इनका जन्म हुआ था। पेमा फत्या पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ चित्रकार थे। 2020 में इनका निधन हो गया है, तो इनका संबंध पिथौरा चित्रकला से है। फिर बज्जू सिंह श्याम, पद्मश्री से सम्मानित बज्जू सिंह श्याम प्रसिद्ध गौड़ चित्रकार है। इनका जन्म डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में हुआ है। पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव कहा जाता है। जो धैयाबाई बैगा जनजाति की जो संबंध उमरिया जिले से है, यह प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार थी। इन्हें 2021 का नारी शक्ति सम्मान प्रदान किया गया है। अब इनका निधन हो चुका है। भूरी बाई, इनका संबंध पिथौरा चित्रकला से है। झाबुआ जिले के पिटौला गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्हें 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर दुर्गाबाई ब्याम डिंडोरी जिले में संबंध डिगना या गौड़ चित्रकला से है। 2022 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख गौड़ कलाकार हैं। तो ये श्याम सरनेम वाले जो कलाकार हैं, आनंद सिंह श्याम, दिलीप श्याम, मोहन सिंह श्याम, सरोज के वेंकट श्याम, भज्जू श्याम, मयंक कुमार श्याम, ननकुसिया श्याम, राजकुमार श्याम, राजेंद्र सिंह श्याम, वेंकट श्याम, ये सब कौन है, गौड़ चित्रकार। फिर व्याम तो दुर्गाबाई व्याम, मन्ना सिंह व्याम, प्यारेलाल व्याम, रोशनी व्याम, सुखनंदी व्याम, मान सिंह व्याम, संतोष कुमार व्याम, सुभाष कुमार व्याम और रजनी व्याम। फिर उइके या उइकी सरनेम वाले कलाकार कौन, तो बिरबल सिंह उइकी, राजन सिंह उइकी, धावत सिंह उइकी, ज्योतिबाई उइकी, कमलेश कुमार उइकी। टेकम सरनेम वाले गरीवा सिंह टेकम, नर्मदा प्रसाद टेकम, राधा टेकम, रामबाई टेकम, रवि टेकम, विनोद कुमार टेकम, छोटी टेकम, रमेश टेकम, संतोषी टेकम आदि। अन्य सरनेम वाले धनबैया बाई, हरिलाल ध्रुवे, प्रदीप मरावी, लखनलाल भरवे, इंदुबाई मरावी आदि। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला एवं प्रमुख लोक चित्रकार। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश की शिल्प कला। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की शिल्प कला। शिल्प कला लकड़ी, बांस, धातु, कपड़ा, मिट्टी, पत्थर आदि की सहायता से बनाई जाती है और मध्य प्रदेश के साथ साथ बाहर भी इनकी प्रसिद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में निम्न प्रकार की शिल्प कलाएं प्रसिद्ध हैं: छिपा शिल्प कला, खरात का शिल्प कला, प्रस्तर, लाख, गुड़िया, पत्ता शिल्प कला, धातु शिल्प कला, मिट्टी शिल्प कला। तो पहला है हमारा बांस शिल्प कला। मध्य प्रदेश के विभिन्न जनजातियों द्वारा बांस की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। यह झाबुआ, मंडला, बैतूल, उमरिया में यह की जाती है। बांस शिल्प कला से निर्मित वस्तुएं आकर्षक खिलौने, सजावट की वस्तुएं, नाइट लैम्प, टोकरियां आदि। कौन से क्षेत्र पे बांस शिल्प कला है, तो झाबुआ, मंडला, बैतूल, उमरिया। कौन कौन से बांस शिल्प कला कहाँ है, झाबुआ, मंडला, बैतूल, उमरिया। ये कौन सी है, बांस शिल्प कला। ठीक है, कहाँ, झाबुआ, बैतूल, मंडला, उमरिया। झाबुआ,
बैतूल, मंडला, उमरिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी गुड़िया शिल्पकला। नई पुरानी चिंदियों और कागज के टुकड़ों से गुड़िया बनाना इसमें बनाया जाता है। इनके प्रमुख क्षेत्र कहाँ है? ग्वालियर और झाबुआ। झाबुआ के आदिवासी गुड़िया को जीआई टैग के लिए प्रस्तावित किया गया। श्रीमती बत्तोबाई प्रमुख भीली गुड़िया कलाकार है। कौन है? बत्तोबाई, श्रीमती बत्तोबाई। ठीक है, कहाँ कहाँ है? झाबुआ और अलीराजपुर में। गुड़िया शिल्प कहाँ हो गया? झाबुआ और ग्वालियर में। ठीक है, झाबुआ और ग्वालियर, गलती से अलीराजपुर हो गया था। ठीक है, फिर है हमारा पत्थर या प्रस्तर शिल्प कला। पत्थरों पर निर्मित विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां निर्मित की जाती हैं। इनके प्रमुख क्षेत्र मंदसौर और रतलाम है। मंदसौर और रतलाम। प्रस्तर शिल्प कला कहाँ है? मंदसौर और रतलाम में। कहाँ है ये? मंदसौर और रतलाम प्रस्तर हो गया। झाबुआ और ग्वालियर में कौन सा हो गया? गुड़िया। ठीक है, झाबुआ, बैतूल, मंडला और उमरिया में बांस शिल्प कला हो गया। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है खरात या काष्ठ शिल्प कला। तो ये खैर, सरई, सफेदा, शीशम आदि लकड़ियों की सहायता से खिलौने और सजावट की सामग्री बनाई जाती है। इसमें गोंद, जिंक पाउडर व विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र बुधनी, शिवपुर व रीवा है। मिट्टी शिल्पकला। टेराकोटा, मिट्टी खिलौनों और मूर्तियां इत्यादि बनाए जाते हैं। इनके प्रमुख क्षेत्र झाबुआ, मंडला और बैतूल आदि हैं। कौन कौन से? झाबुआ, मंडला और बैतूल। तो उमरिया हटा दिए बांस शिल्पकला से, तो मिट्टी शिल्पकला का क्षेत्र आ जाएंगे। मुलेला कला राजस्थान मध्य प्रदेश के सीमा क्षेत्र नीमच मंदसौर की प्रसिद्ध कला है। मुलेला कला। ठीक है, नीमच मंदसौर। फिर नेक्स्ट हमारा हो गया यहाँ पे जूट शिल्प कला। मध्य प्रदेश के कारीगरों ने जूट शिल्प का हस्तशिल्प में अपनी खास जगह बनाई है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और रीवा। तो 3 प्रमुख शहर हो गए और रीवा जिले में मुख्य रूप से जूट के शिल्प बनाए जा रहे हैं। जूट शिल्प में बैग, सजावटी वस्तुएं, गहने, वॉल हैंगिंग आदि वस्तुएं शामिल है। फिर है हमारा हथकरघा शिल्प कला। इसके अंतर्गत चंदेरी व महेश्वर की साड़ियाँ। चंदेरी कहाँ है? अशोकनगर। ठीक है, और हाँ, महेश्वर खरगोन में साड़ियाँ प्रसिद्ध है। धार जिले की तांबा धातु की जरी वाले बाघ प्रिंट। तो बाघ प्रिंट धार। ठीक है, छिपा शिल्प कला। कपड़ों पर विभिन्न रंगों की सहायता से इन्हें बनाया जाता है। उज्जैन में भैरवगढ़ छिपा शिल्प देश भर में प्रसिद्ध है। तो भैरवगढ़ छिपा शिल्प कहाँ का है? उज्जैन का। फिर धातु शिल्प कला। बाघ प्रिंट के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। तो बाघ प्रिंट का संबंध मध्य प्रदेश के धार जिले से है। बाघ प्रिंट में तांबा धातु का उपयोग जरी के रूप में किया जाता है। बाघ प्रिंट में अरंडी, तांबा धातु, अनार के छिलके, हर्रा, बहेड़ा आदि का उपयोग रंगों के रूप में किया जाता है। इस्माइल सुलेमान खत्री को बाघ प्रिंट का जनक कहा जाता है। वर्तमान में मोहम्मद यूसुफ खत्री, अब्दुल कादिर खत्री आदि प्रमुख बाघ प्रिंट कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा धातु शिल्प कला। सतना के उचेहरे कस्बे में कांसे से प्रसिद्ध बटलोही नामक पात्र बनाए जाते हैं। बेल मेटल मूर्तियों के लिए दतिया व टीकमगढ़ प्रसिद्ध है। लाख शिल्प कला। वृक्ष के गोदियां रस से लाख बनाई जाती हैं। लाख से कई कलात्मक वस्तुएं जैसे चूड़े, खिलौने, श्रृंगार पेटी आदि बनाई जाती हैं। क्षेत्र उज्जैन, इंदौर, महेश्वर, मंदसौर व रतलाम। पत्ता शिल्प कला। तो इनसे झाड़ू, खिलौने आदि बनाए जाते हैं विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में। अन्य वर्ण चर्चित शिल्प कलाएं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत मंदसौर की ज्यामिति आकृति वाली दरी या कालीन, भीलों द्वारा बनाई जाने वाली पुंजा दरी। भोपाल, उज्जैन, रतलाम व ग्वालियर की कागज की लुगदी से वस्तुएं, देवताओं की मूर्ति, पक्षियों की प्रतिकृतियां बनाने की कला। भील जनजाति के नंदना प्रिंट प्रसिद्ध है। टीकमगढ़ के निकट कारी बहुरंगी संगमरमर के वस्तुएं बनाने के लिए प्रसिद्ध है। फिर हो गया मैग्नेनी एम्पोरियम। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पीछे के 1961 में लघु उद्योग विकास के लिए किया गया था। मैग्नेनी एम्पोरियम को मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब कहा जाता है। मुख्यालय भोपाल में स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा शिल्प कला एक नज़र में। तो पेपियर माचे शिल्प कहाँ का है? उज्जैन का। पेपियर माचे शिल्प उज्जैन। सजावटी वस्तु में काम आने वाली शिल्प कला जिसमें पेपर मल पल्प का उपयोग किया जाता है। पेपर माचे शिल्प उज्जैन। ढोकरा शिल्प कला क्वेश्चन आ चुका है। बैतूल। भरेवा समुदाय गोंद, मोम और अन्य धातुओं को मिलाकर निर्मित कला है। पेपियर माचे शिल्प उज्जैन का है। ढोकरा शिल्प कला बैतूल, भरेवा समुदाय द्वारा गोंद, मोम और अन्य धातुओं को मिलाकर निर्मित कला है। उचेहरा धातु शिल्प कला सतना जिले में आती है। कांस्य धातु से बनी झांझ उचेहरा अब मैहर जिले में आएगा। ठीक है,
बटलोही आदि का निर्माण कांस्य धातु शिल्प का सबसे बड़ा केंद्र शंकर लाल भोले इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। गुड़िया शिल्प झाबुआ ग्वालियर बत्तोबाई शांति परमार और रमेश परमार गुड़िया शिल्प के प्रमुख कलाकार हैं। तो ये बत्तोबाई ग्वालियर के हैं और शांति परमार और रमेश परमार कहाँ की हैं, ये झाबुआ के। अगरिया लौह शिल्प मंडला डिंडोरी बालाघाट अगरिया जनजाति द्वारा लोहे से कृषि उपकरण औजार और शिल्प बनाए जाते हैं। चीचली धातु शिल्प नरसिंहपुर पीतले और तांबे की धातु से बने झांझ घंटा परात गंज आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, चीचली धातु शिल्प कहाँ है, नरसिंहपुर में। फिर मिट्टी शिल्प या टेराकोटा शिल्प कहाँ है, छतरपुर मंडला धार और संपूर्ण मध्य प्रदेश। छतरपुर मंडला धार और संपूर्ण मध्य प्रदेश। कुम्हार समाज एवं अन्य जनजातियों द्वारा मिट्टी के बर्तन और भगवान की प्रतिमा प्रसिद्ध है। फिर बुधनी काष्ठ शिल्प सीहोर लकड़ी के खिलौने और सजावटी सामान प्रसिद्ध है। सुपारी शिल्प रीवा सुपारियों पर कलाकारी कर उनकी मूर्तियां और छड़ियाँ बनाई जाती हैं। चर्मशिल्प देवास इंदौर सजावटी सामान खिलौने हाथी घोड़े आदि का निर्माण किया जाता है। कपड़ा बाघ कपड़ा प्रिंट कहाँ है, धार में। बाघ प्रिंट में तांबा धातु की जरी और अरंडी हर्रा बहेड़ा आदि का उपयोग कर रंग के रूप में किया जाता है। छिपा शिल्प भैरूगढ़ उज्जैन कपड़ों पर विभिन्न रंगों की सहायता से भैरूगढ़ छिपा का निर्माण किया जाता है। सुलेमान कुच्छी छिपा शिल्प के प्रसिद्ध कलाकार हैं। कौन है, सुलेमान कुच्छी। खराद कला श्योपुर मुरैना बुधनी लकड़ी को छीलकर उसमें लाख मिश्रित कर रंग चढ़ाने की कला है। पीतल शिल्प टीकमगढ़ दतिया बेल मेटल मूर्तियों के लिए दतिया और टीकमगढ़ प्रसिद्ध है। जीआई टैग भी मिला है। चंदेरी साड़ी अशोकनगर जीआई टैग है। महेश्वर साड़ी खरगोन ये भी जीआई टैग प्राप्त है। अब महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। तो चंदेरी साड़ियों को धूप छांव भी कहा जाता है। प्राचीन काल में सिरोज की छीट कपड़ा फारस और तुर्की को निर्यात किया जाता था। सिरोज के तंबू मराठा सेनाओं के लिए बनाए जाते थे। छिंदवाड़ा के सौंसर और लोधी खेड़ा की पारंपरिक साड़ियों को पुराने समय में पुआरी भी कहा जाता था। डिंडोरी का सरवाही पिंड रुखी बजाग आदि बुनाई के प्रमुख केंद्र है। ट्रेवनियर की पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में बुरहानपुर में वस्त्र उद्योग का वर्णन किया है। अबुल फजल ने भी आईना खबरी में बुरहानपुर के वस्त्र उद्योग का वर्णन किया है। प्राचीन काल में बुरहानपुर में टकसाल बुरहानपुरी रुपया बनाने को उल्लेख मिलता है। कुच्छी मनावर गोगावा खिराला उज्जैन भैरूगढ़ छिपा शिल्प के प्रमुख केंद्र है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रमुख आभूषण। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनना है, आएगा छोटा बहुत नहीं पढ़ना, छोड़िए इसको। ये पढ़ लेते हैं परीक्षा विशेष जो दिया है गुदना कला। तो मध्य प्रदेश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र में गुदना का अत्यंत प्रचलित है। मध्य प्रदेश में गुदना के प्रकार गोंड गुदना बैगा गुदना उराव गुदना और कोरवा गुदना आदि प्रचलित है। गोंड जनजाति में दोहरा जट गुदना प्रचलन है। उराव जनजाति माथे पर 3 रेखाओं वाला गुदना गुदवाती है। मझवार जाति में जट गोदना का प्रचलन है। मलार जाति की महिलाओं गोदने का कार्य करती है जिन्हें गुदनहारी या गुदनारी कहा जाता है। गुदना गुदवाने का सबसे अच्छा समय शीत ऋतु में माना जाता है। अब हमारा है मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं कृतियां। तो देखते हैं प्रमुख साहित्यकार प्राचीन काल के मध्यकाल के और आधुनिक काल के और लोक साहित्यकार। तो पहले हैं प्राचीन साहित्यकार, ठीक है। तो कालिदास देखेंगे। महाकवि कालिदास उज्जैन के रहने वाले थे। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल संस्कृत के विद्वान थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में शामिल थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर, ठीक है। इन्होंने महाकाव्य नाटक और खंडकाव्य की रचना की है। महाकाव्य नाटक और खंडकाव्य की, तो वो पढ़ते हैं उनके महाकाव्य रघुवंश और कुमार संगमम है। नाटक अभियान रघुवंशम और कुमार संभम महाकाव्य हो गए। अभिज्ञान शकुंतलम मालविकाग्निमित्रम और विक्रम उर्वशीयम नाटक हो गए। ऋतु संहार और मेघदूत क्या हो गए, खंड काव्य। तो रघुवंश के बारे में रघुवंशम महाकाव्य जो है इसके अंतर्गत महाराजा दिलीप से लेकर रघुवंश के अन्य राजाओं का सुंदर वर्णन है। कुमार संभव महाकाव्य में इसमें शिव पार्वती विवाह और तारकासुर वध की कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भी किया गया है। मालविकाग्निमित्रम नाटक इसमें मालविका और शुंग वंश के शासक अग्निमित्र की कहानी है। विक्रम उर्वशीयम नाटक इसमें मृत्युलोक के राजा पुरुरवा तथा देवलोक की अप्सरा उर्वशी की कहानी है। ऋतु संहार या खंडकाव्य इस रचना में कालिदास ने बसंत ऋतु को ऋतुराज बताया है। मेघदूत खंडकाव्य में इसमें यक्ष अपनी प्रेमिका से रामगिरी विंध्याचल पर्वत से मेघ के माध्यम से संदेश प्रेरित करने का वर्णन, इसमें बेतवा नदी का भी वर्णन है। फिर हमारे भर्तृहरि, इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। वह समाधि स्थल कहाँ है, सरिस्का राजस्थान में है। इनकी प्रमुख रचनाएं श्रृंगार शतक, नीति शतक और
वैराग्य शतक है। त्रिशतक, शतक त्रयी के नाम से भी जाना जाता है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। फिर है बाणभट्ट, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन ने उन्हें कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी। इन्हें बाणा भत्ता भी कहा जाता था, जिनके नाम पर बाण सागर परियोजना का नामकरण किया गया है। बाणभट्ट का प्रकृति चित्रण बहुत ही मनोहारी था। उन्हें साहित्य के वनांचल का केसरी कहा जाता है। तो साहित्य के वनांचल के केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? बाणभट्ट को। ठीक है, इनकी रचनाएं हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक। कौन कौन सी? हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक। फिर है हमारे भवभूति, यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा विदर्भ क्षेत्र के निवासी थे। भारतीय मिल्टन के नाम से प्रसिद्ध है। इनका वास्तविक नाम क्या था? श्रीकंठ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित्र है। फिर है राजशेखर, संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार थे। त्रिपुरी के कलचुरी वंश के युवराज देव प्रथम और प्रतिहार वंश के राजा महेंद्र पाल और उनके पुत्र महिपाल के दरबार में थे। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, कलचुरी वंश का वर्णन, बाल रामायण, बाल भारत आदि हैं। ठीक है, फिर हमारे मध्यकालीन साहित्यकार आ गए। तो कौन है? केशव दास। केशव को मुगल बादशाह जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत, भवभूति को भारतीय मिल्टन और कालिदास को क्या बोला जाता है? भारतीय शेक्सपियर और उनको बाणभट्ट को साहित्य के वनांचल का केसरी। ओरछा के नरेश इंद्रजीत के दरबार में राजकवि थे। केशव ने श्रृंगार रस में अधिक रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में बुंदेली, मिश्रित तथा ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रत्न बावणी एवं छंदमाला, नखशिख वर्णन है। फिर पद्माकर, सागर जिले के, पद्माकर समारोह भी सागर जिले में होता है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद, राम रसायन, हितोपदेश, पद्माभरण, प्रबोध प्रचासा है। फिर राजा भोज, जन्म उज्जैन में हुआ। परमार वंश के महान शासक के साथ साथ साहित्यिक रुचि भी रखते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारुचंचा चर्चा, सम्रांगण सूत्रधार और श्रृंगार प्रकाश है। ठीक है, फिर है भूषण। इनका उपनाम क्या था? जटाशंकर था। इनका जन्म कानपुर के निकट माना जाता है। भूषण को बुंदेला शासक छत्रसाल का संरक्षण प्राप्त था। चित्रकूट को सोलंकी राजा ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि कहा है। भूषण ने वीर रस प्रधान काव्य लिखा है। रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण जाड़ा, भूषण विलास आदि है। फिर हमारे हैं आधुनिक साहित्यकार। तो सबसे पहले है माखन लाल चतुर्वेदी जी। इनका जन्म 1889 में बावई होशंगाबाद में हुआ एवं कर्मभूमि खंडवा रही है। तो जन्म नर्मदापुरम बावई में हुआ था, जबकि इनकी कर्मभूमि का रही खंडवा, इसीलिए माखन लाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? खंडवा में। इन्हें भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। प्रभा पत्रिका का संपादन खंडवा से किया, जबकि कर्मवीर पत्रिका का संपादन कहाँ से किया गया? जबलपुर से। माखन लाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी कविता संग्रह के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया है? 1955 में। अन्य रचनाएं कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, दीप से दीप जले, हिम तरंगिणी, साहित्य देवता आदि हैं। फिर है गजानन माधव मुक्ति बोध। तो इनका जन्म श्योपुर जिले में हुआ। प्रमुख रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चंबल की छाती, भूरी भूरी खाक धूल, सतह से उठता हुआ आदमी और विपात्र। कौन कौन से? चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चंबल की छाती, भूरी भूरी खाक धूल, सतह से उठता हुआ आदमी और विपात्र। सुभद्रा कुमारी चौहान जन्म प्रयागराज में हुआ था एवं कार्यस्थली जबलपुर रही है। इनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। इनकी मृत्यु सिवनी में कार दुर्घटना में हुई थी। रचनाएं त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, सभा के खेल, बिखरे मोती, उन्मादिनी और जलियांवाला बाग। फिर हमारे हरिशंकर परसाई ये व्यंग्यकार हैं। जन्म नर्मदापुरम के जमानी गांव में हुआ था। वसुधा तथा प्रहरी नामक पत्रिका का संपादन जबलपुर से किया है। प्रमुख रचनाएं तट की खोज, निठल्ले की डायरी, टार्च बेचने वाला, रानी नागफनी कहानी, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता गर्दन, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना और निंदा रस। शरद जोशी, इनका जन्म 1931 में उज्जैन में हुआ। इन्हें 1990 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये भी व्यंग्यकार थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इनकी प्रमुख रचनाएं परिक्रमा,
जीप पर सवार इल्लियां, एक था गधा, अंधों का हाथी, तिलस्म, फिर किसी बहाने राह किनारे बैठ, और मैं और केवल मैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म शाजापुर जिले के मयाना ग्राम में हुआ था। लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ प्रभात पत्रिका के सह संपादक भी रहे हैं। नवीन जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी पर 2 काव्य प्रणार्पण तथा आत्मोषण लिखे हैं। किसने लिखे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी पर? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने। इनकी प्रमुख रचनाएं कुमकुम, रश्मिरेखा, अपलक और उर्मिला है। फिर भवानी प्रसाद मिश्र, तो इनका जन्म 1913 में टिगरिया ग्राम, जिला होशंगाबाद में हुआ था। इनका कार्यक्षेत्र वर्धा, महाराष्ट्र रहा है। इन्हें सहजता का कवि कहा जाता है। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। प्रमुख रचनाएं गीत फरोश, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के जंगल, कालजयी, गांधी पंचसती है। मुल्ला रमूजी 1896 में भोपाल में जन्म हुआ था। पूरा नाम मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रमूजी था। गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं मुल्ला रमूजी। प्रमुख रचनाएं लाठी और भैंस, औरत जात, अंगूरा, मुसाफिर खाना। फिर श्री कृष्ण सरल 1921 में अशोकनगर में जन्म। सुभाष चंद्र, स्वराज तिलक, देश से प्यार और शहीद इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, जन्म उन्नाव जिले यूपी में हुआ था। कार्यस्थली व मृत्यु स्थान उज्जैन था। इनकी रचनाएं कवियों और लेखकों के नाम पर हैं, जैसे जनशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला और रस सिद्धांत। फिर है कवि बैरागी, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? नीमच जिले में हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या था? नंदराम दास। क्या नाम था? नंदराम दास। इनकी प्रमुख रचनाएं दीवट पर दीप, गन्ने मेरे भाई, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। डॉक्टर श्री राम परिहार, इनका जन्म खंडवा जिले के फेफरिया कला में हुआ था। निमाड़ी साहित्य में इनका प्रमुख योगदान रहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं कहे जन सिंगा, धूप का अवसाद, अंधेरे में उम्मीद। निमाड़ी के अन्य प्रमुख साहित्यकार महादेव प्रसाद, प्रभाकर चौबे और गौरी शंकर शर्मा। फिर अमृतलाल बेगड़ गुजराती और हिंदी भाषा प्रसिद्ध साहित्यकार और चित्रकार है। इनका जन्म 1928 में जबलपुर में हुआ था। 2018 में इनका निधन हो गया है। तीरे तीरे नर्मदा और सौंदर्य की नदी नर्मदा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अशोक वाजपेयी, साहित्यकार अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुआ था। पूर्व में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रमुख रचनाएं एक पतंग, अनंत और तत्पुरुष। फिर लोक साहित्यकार, तो पहले हैं हमारे जगनिक जी, तो इनका संबंध बुंदेलखंड से है। इनकी प्रमुख रचना आला खंड या आला गायन, जिसमें 52 खंड है। विश्व की सबसे लंबी कविता आल्हा खंड मानी जाती है। इन्हीं की रचना है। दूसरे सिंगा जी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख संत हैं। निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। इनका जन्म बड़वानी मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्हें निमाड़ क्षेत्र में पशु रक्षक देव के नाम से पूजा जाता है। इनकी रचनाएं 12 मासी व 15 तिथि। घाघ जी के जन्म को लेकर विवाद है। इनकी कहानी कृषि से संबंधित है। घाघ, महाकवि घाघ, ठीक है। इनका क्या नाम है? देवकली दुबे करके इनका नाम है, ठीक है, रियल नेम है। ये अकबर के समकालीन रहे। इनकी प्रमुख रचना घाघ बहादुरी की रचनाएं हैं। ईश्वरी, इनका जन्म झांसी जिले के मेंढकी गांव में हुआ था। हड़ताल ईश्वरी इनका पूरा नाम है। रचनाएं ईश्वरी की फाग, ईश्वर प्रकाश व ईश्वरी सतसई। ईश्वरी के समकालीन 2 अन्य कवि हुए गंगाधर एवं ख्याल राम। इन तीनों को बुंदेलखंड में बृहत्रयी कहा जाता है। अब संस्थाओं के बारे में तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है, तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। प्रमुख सृजन पीठ भी हमने पढ़ा है। ये देखते हैं थोड़ा सा संबंधित जिले। मक्खनलाल चतुर्वेदी का जन्म नर्मदापुरम में, लेकिन कार्यस्थली और क्या रही है? खंडवा। हरिशंकर परसाई नर्मदापुरम। भवानी प्रसाद मिश्र नर्मदापुरम। बाल कवि बैरागी नीमच। शरद जोशी उज्जैन। गजानंद माधव भुक्तिबोध श्योपुर। सुमद्रक माई चौहान प्रयागराज जबलपुर। बालकृष्ण शर्मा नवीन शाजापुर। मुल्ला रमोजी भोपाल। अशोक वाजपेयी दुर्ग छत्तीसगढ़। बिहारी सतसई ग्वालियर। माधवराव सप्रे दमोह। समारोह संबंधित कालिदास समारोह उज्जैन में। पद्माकर समारोह सागर। सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर। बालकृष्ण शर्मा नवीन शाजापुर। माखनलाल समारोह खंडवा। राजशेखर जबलपुर। भवभूति ग्वालियर। केशव ओरछा। फिर प्रमुख इनके वास्तविक नाम या उपनाम पढ़ते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी के उपनाम एक भारतीय आत्मा। कवि प्रदीप का
वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी। बाल कवि बैरागी नंदराम दास। मुल्ला रामजी गुलाबी उर्दू के जनक। भूषण जटाशंकर घनश्याम तिवारी। भवभूति श्रीकंठ भारती मिल्टन। बाणभट्ट बाना भट्टा वनांचल केसी। अमृतलाल बेगड़ नर्मदा पुत्र। सिंगाजी निमाण का कबीर। कालिदास भारत के शेक्सपियर। ठीक है, अब उनकी प्रमुख रचनाएं और कवि। ठीक है, तो कवि मक्खनलाल चतुर्वेदी, हिम तरंगिणी, दीप से दीप जले, गजानंद माधव, मुक्तिबोध, चांद का मुख टेढ़ा, ब्रह्म राक्षस, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिधारा, विक्रमोती और मुकुल, झांसी की रानी भी है। हरिशंकर परसाई, भूत के पांव पीछे, हंसते हैं रोते हैं, शरद जोशी, अंधों का हाथी, तिलिस्म, बालकृष्ण शर्मा नवीन, कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला, अपलक। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, मुल्ला रामोजी, लाठी और भैंस, अंगूरा, पद्माकर, गंगा लहरी, राम रसायन, काली पच्चीसी, यमुना लहरी। ठीक है, केशव दास, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, भवभूति, मालती माता, उत्तर रामचरित। ठीक है, रामायण भट्ट, हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक, भर्तहरि श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, राजा भोज, सम्रांगण, सूत्रधार, सरस्वती कंठावरण, कालिदास, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, भूषण, शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, दूषण उल्लास, अटल बिहारी वाजपेयी, मेरी 51 कविताएं, प्रयाग दत्त शुक्ल, होशंगाबाद हुंकार, मध्य प्रांत मरीचिका, द्वारिका प्रसाद मिश्र, द सर्च फॉर लंका, कृष्णायन, जगनीक, परमाल रासो, श्री मिश्र मिश्र, वीर मित्रोदय, शिव मंगल सिंह सुमन, मिट्टी की महिमा, मिट्टी की बारात, हिल्लोल, मुल्ला दाऊद, चंदायन, ज्ञानदीप, घनश्याम सक्सेना, जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्य, वृंदावन लाल वर्मा, झांसी की रानी, उपन्यास। अब यहाँ पे परीक्षा विशेष दिया है, वो पढ़ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में आधुनिक साहित्यकारों में नीजा फाजली का जन्म दिल्ली में हुआ था, किंतु ग्वालियर में इन्होंने अपनी शिक्षा और अपना अधिकांश समय व्यतीत किया है। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, चित्रकार और पत्रकार रहे। देवास जिले के प्रभु जोशी का 2021 में निधन हुआ। उत्तर प्रदेश के जन्मे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का मध्य प्रदेश से भी नाता रहा है। इन्हें व्यास सम्मान 2022 और शरद जोशी सम्मान 2004-5 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां एवं उनके क्षेत्र के बारे में दिया गया है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो पहली है मालवी बोली। तो मालवी बोली का क्षेत्र है सीहोर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, मालवा क्षेत्र, शाजापुर, झाबुआ, उज्जैन, देवास, इंदौर आदि। इसका विकास राजस्थानी हिंदी के सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। मालवी साहित्यकार श्रीनिवास जोशी, चंद्रशेखर दुबे, ललिता रावल, डॉक्टर पूरन सहगल और बाल कवि बैरागी। मालवी की उपबोलियां हड़ौती, सोंधवाड़ी, रजवाड़ी, दसोरी या दसपुरी, उमठवाड़ी, भीली, भोयरी हैं। विशेष, मालवी की लिपि देवनागरी है। मालवी शब्दकोश के संकलनकर्ता कौन है? प्रहलाद चंद्र जोशी हैं। और इन्हें पश्चिमी हिंदी किसने कहा है? के.एल. हंस ने। तो शब्दकोश के संकलनकर्ता प्रहलाद चंद्र जोशी हैं और इसे पश्चिमी हिंदी किसने कहा है? के.एल. हंस ने। बघेली बोली, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। श्रीनिवास शुक्ल और विश्वनाथ सिंह प्रमुख साहित्यकार हैं। तिरहरी, पवारी और गहोरा उपबोलियां हैं। बघेली शब्दकोश के संकलनकर्ता कौन है? श्रीनिवास शुक्ल हैं। फिर बुंदेली बोली हो गया। तो बुंदेली बोली दतिया, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना आदि पश्चिमी हिंदी के सौरसेनी अपभ्रंश से जन्म हुआ है। बुंदेली साहित्यकार जगनीक, ईसुरी, गंगाधर व्यास, महेश कटारे हैं। उपबोलियां लुंधाती, भदावरी, खटोला आदि। विशेष, बुंदेली शब्दकोश के संकलनकर्ता कौन है? महेश कटारे। सर्वाधिक विस्तार बुंदेली का है मध्य प्रदेश में। बुंदेली भाषा का नामकरण किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। जॉन अब्राहम गियर्सन बुंदेली भाषा का नामकरण किया है। जॉन अब्राहम गियर्सन आयरलैंड के निवासी और प्रमुख भाषा वैज्ञानिक थे। इन्होंने भारत में रहकर मैथिली, बंगाली, निमाड़ी और बुंदेली भाषा को बढ़ावा दिया। इन्होंने निमाड़ी भाषा को दक्षिणी हिंदी कहा है। फिर निमाड़ी बोली क्षेत्र खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, झाबुआ आदि पश्चिमी हिंदी के सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। निमाड़ी साहित्यकार श्री राम परिहार, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, संत सिंगाजी और प्रभाकर चौबे। निमाड़ी की उपबोलियां बिजारी, गुरबी, बटमुंडी और पवारी हैं। निमाड़ी शब्दकोश के संकलनकर्ता राम नारायण उपाध्याय। 19 सितंबर को निमाड़ी दिवस मनाया जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को निमाड़ी भाषा को दक्षिणी हिंदी कहा है और इन्होंने निमाड़ी भाषा का साहित्य नामक पुस्तक श्री राम परिहार द्वारा लिखी गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गोंडी भाषा को प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया जाएगा। फिर है ब्रज बोली।
तो ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर आदि में इसका विकास तौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सूरदास, मीराबाई, रहीम, रसखान इसके साहित्यकार हैं। तौरधारी, लौटधारी, सिकरवारी प्रमुख बोलियां हैं, उपबोलियां। ब्रज शब्दकोश के संकलनकर्ता रामशरण गौड़ हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वाधिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर तंवरधारी, चंबल नदी के किनारे बसे जिले, भिंड, मुरैना के आसपास के कुछ इलाकों के तंबरघार कहा जाता है। इस इलाके में बोली जाने भाषा को तंबरघारी कहते हैं। यह ब्रज भाषा बुंदेली और भदावरी के काफी नजदीक मानी जाती है। फिर भदावरी ग्वालियर चंबल संभाग के कुछ क्षेत्रों में भाषा राजस्थानी ब्रज और बुंदेली भाषा के मिश्रण से बनी है। फिर है सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम वन्या प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासियों को सूचनाएं देने के लिए उन्हीं की बोली में प्रसारित किया जाता है। अन्य कोरकू, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन में, गोंडी, छिंदवाड़ा, सिवना, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, होशंगाबाद, पंचमहली, ग्वालियर, जटवारी, भिंड, ग्वालियर। मध्य प्रदेश की राजभाषा, मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है, अर्थात राजकीय कार्य हेतु हिंदू को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। 1976 में राजभाषा अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर का वर्ग में शामिल राज्यों की राजभाषा हिंदी होगी। तो मध्य प्रदेश का वर्ग में शामिल है। का वर्ग में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों को शामिल किया गया है। इस प्रकार हमने कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हमारे कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद।